वसूलेगी। मना उसके शरीर के चारों तरफ भड़कने लगती है और रोजल चीखते हुए कहती है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक ही वार में खत्म कर देगी। रोजल अपनी टॉप टियर फ्लेम मैजिक सैटेलाइट कैनन अनलीश करती है और आसमान से आग के विशाल पिलर्स नीचे गिर पड़ते हैं। बीस्ट डीमन किंग अपना सिर पीछे फेंककर दहाड़ता है, जबकि जलता हुआ अटैक उसे पूरी तरह निकल लेता है। चमकती बैरियर के अंदर बर्जे और हिलियन चुपचाप खड़े रहते हैं, जबकि बाहर फ्लेम्स बेकाबू होकर जलती रहती है। रैल्फ रोजल के पास संभल कर खड़ा रहता है, जबकि बैरियर एक्सप्लोजन के खिलाफ अब भी टिकी रहती है। फ्लेम्स और स्मोक का भयानक एक्सप्लोजन पूरे बैटलफील्ड में एक विशाल फायरबॉल की तरह फट पड़ता है। विशाल क्रेटर से स्मोक उठने लगती है, जबकि ड्रैक्सन की सिलुएट तबाही के बीच पड़ी दिखाई देती है। जला और घायल बीस्ट डीमन किंग नीचे ग्रुप को घूरता है और गुर्राता है, ये घटिया वर्म्स। इतना डैमेज खाने के बाद भी उसे उठते देख बर्जे समझ जाता है कि वो इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने वाला। ड्रैक्सन के चेहरे का आधा हिस्सा डरावने तरीके से मुड़ जाता है और वो दहाड़ते हुए पूछता है कि वो लोग समझते क्या है कि वो कौन है। लाल एनर्जी की एक विशाल लहर ड्रैक्सन से फट पड़ती है और हीरोज की तरफ टूट पड़ती है। अपनी शील्ड के पीछे संभलते हुए रैल्फ ड्रैक्सन का स्लैश रोक नहीं पाता, जबकि बीस्ट डीमन किंग खुद को डीमन किंग ऑफ बीस्ट्स घोषित करता है। रोजल का शरीर झटके से पीछे चला जाता है क्योंकि लाल अटैक उसकी छाती को चीर देता है। हिलियन के शरीर से खून फट पड़ता है, जबकि ड्रैक्सन खुद को आर्केन का वैसल और इस डायमेंशन को जीतने वाला डीमन किंग घोषित करता है। गुस्से में पागल बीस्ट डीमन किंग सीधे बर्जे की तरफ दौड़ पड़ता है और दहाड़ता है कि इस हालत में पहुंचने के बाद वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बर्जे हल्का मुस्कुराता है और ड्रैक्सन से कहता है कि उसका खूंखार रूप अब खत्म हो चुका है और अब वो बस एक पागल जानवर बनकर रह गया है। ड्रैक्सन अपना जबड़ा पूरा खोलकर आगे झपटता है और चिल्लाता है कि वो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देगा। बर्जे के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है और वो कहता है कि उसने अभी तक सब कुछ दिखाया ही नहीं है। फ्लेम्स बर्जे के हाथ के चारों तरफ घूमने लगती है और वो उस फीनिक्स की ताकत दिखाता है जिसे ड्रैक्सन छुपाकर रखना चाहता था। ड्रैक्सन की आंख फैल जाती है और वो बर्जे का नाम चीख उठता है। भड़कती फ्लेम्स में लिपटा बर्जे बीस्ट डीमन किंग की तरफ एक विशाल फायरबॉल छोड़ देता है। ड्रैक्सन फ्लेम्स के बीच गुर्राते हुए कहता है कि इतना काफी नहीं है उसे मारने के लिए। ड्रैक्सन फ्लेम्स को चीरते हुए नीचे गिरता है, जबकि रैल्फ नीचे दोनों शील्ड्स उठाकर संभल जाता है। हरी एनर्जी ड्रैक्सन के चारों तरफ घूमने लगती है क्योंकि पीछे से उसकी पूंछ पर हुए अटैक को महसूस करके वो रिएक्ट करता है। जमीन पर खून से लथपथ पड़ी रोजल चमकता मैजिक सर्कल उठाती है और कसम खाती है कि वो डीमन किंग को भागने नहीं देगी। गोल्डन चेन्स बीस्ट डीमन किंग के चारों तरफ उतरती है और एडवांस्ड बाइंडिंग मैजिक सेजस चेन उसे जकड़ लेती है, जबकि वो गुर्राता है कि अभी कोई अटैक खाना उसके लिए खतरनाक होगा। नीली लाइटनिंग हिलियन के चारों तरफ दौड़ने लगती है, जबकि वो तलवार पकड़कर नीचे झुक जाता है। ड्रैक्सन अपने दांत दिखाकर बर्जे का नाम दहाड़ता है। नीली लाइटनिंग में लिपटा हिलियन बिजली की तरह आगे बढ़ता है और बीस्ट डीमन किंग पर अविश्वसनीय स्पीड से हमला करता है। बर्जे शांत मुस्कान के साथ कहता है कि वो फीनिक्स का अच्छे से इस्तेमाल करेगा और फिर ड्रैक्सन को अलविदा कह देता है। खून फट पड़ता है और बीस्ट डीमन किंग का कटा हुआ सिर हवा में घूमने लगता है। वो विशाल सिर जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। आसपास खड़े वॉरियर्स शॉक में सामने देखते रहते हैं, जबकि उनमें से एक बड़बड़ाता है कि वो जीत गए। खून से लथपथ हिलियन अपना हथियार ऊपर उठाता है, जबकि लोग चिल्लाते हैं कि उसने डीमन किंग ऑफ बीस्ट्स को हरा दिया और उसका नाम जोर जोर से पुकारने लगते हैं। अपने आर्मोर पर लगे खून के बीच पागलों की तरह मुस्कुराते हुए हिलियन और ज्यादा तारीफ मांगता है और खुद को इतिहास का सबसे ताकतवर बनने वाला हीरो घोषित करता है। अचानक टावर जोर जोर से कांपने लगता है, ऊपर से मलबा गिरने लगता है और लोग चिल्लाते हैं कि ट्रेजर और रिकवरी पोशन संभालकर सब तुरंत बाहर निकले। बीस्ट डीमन किंग के कटे हुए सिर के पास खड़ा बर्जे धीरे से ड्रैक्सन डोल्डोफ का नाम लेता है। चुपचाप उसे देखते हुए बर्जे सोचता है कि क्या ड्रैक्सन जैसे इंसान को भी दूसरा मौका मिलेगा। गिरती हुई टावर को देखते हुए बर्जे कहता है कि अगर ड्रैक्सन वापस भी आ जाए तब भी सब बेकार होगा, क्योंकि उसने आखिर तक डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो किया। टावर लगातार ढहती रहती है और बर्जे समझ जाता है कि शुरू से यही ड्रैक्सन का प्लान था। जंगल के ऊपर से सूरज की रोशनी नीचे उतरती है, जबकि रोजल मानती है कि बीस्ट डीमन किंग का सिर हिलियन ने हासिल किया, लेकिन बैंडेज में लिपटा हिलियन उसे ऑकवर्ड तरीके से गलतफहमी बताता है और रोजल उसे पूरी तरह बकवास कहकर टाल देती है। रोजल मानती है कि उसे उसी वक्त शक हो गया था जब बर्जे अचानक लड़ाई में शामिल हुआ। हालांकि वो अब भी ये नहीं झुठला सकती कि उसने उनके साथ अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी। एक धुंधली याद सामने आती है जहां रोजल घायल हालत में हिलियन के सहारे खड़ी है और उसे याद आता है कि उस वक्त भी उसने ही उसकी जान बचाई थी। बिल्कुल बिना एक्सप्रेशन के रोजल कहती है
कि वो पहले ही बीस्ट डीमन किंग की लाश ले चुकी है और पूछती है कि क्या हिलियन को कोई दिक्कत है, जबकि हिलियन घबराकर तुरंत हमें सिर हिला देता है। कोई उन्हें बुलाता है क्योंकि बीस्ट टावर के खंडहरों के अंदर कुछ मिला है। बचाए गए प्रिंसेस और प्रिंसेसेस टावर के खंडहरों में बिखरे हुए मिलते हैं। रोजल उलझन में एक सोती हुई लड़की के पास घुटनों के बल बैठती है और सोचती है कि क्या ये वही मिसिंग प्रिंसेस है। लड़की अपनी आंखें खोलती है और खुद को एहकन किंगडम की थर्ड प्रिंसेस लाविनिया एहकन बताती है, जिसे देखकर रोजल तुरंत घबरा जाती है कि वो टावर के अंदर कैसे मिली। रोजल डिसबिलीफ में लाविनिया को घूरती रह जाती है जब उसे पता चलता है कि प्रिंसेस काइमरा रिसर्च के लिए डिमोनिक बीस्ट मटेरियल्स इकट्ठा करने टावर में घुसी थी, जबकि आसपास खड़े लोग हैरान होते हैं कि रोजल उसकी बातें समझ कैसे पा रही है। उनके पीछे खड़ा बर्जे धीरे से पूछता है कि क्या बीस्ट डीमन किंग ने उसे नुकसान पहुंचाया, लेकिन लाविनिया आराम से जवाब देती है कि उसने डिमोनिक बीस्ट्स के बदले सिर्फ पैसे दिए थे। दोनों को साथ जाते हुए देखकर बर्जे समझ जाता है कि ड्रैक्सन की इतनी बड़ी दौलत सीधे प्रिंसेस से आई थी, जबकि रोजल उस लापरवाह रॉयल को अभी वापस जाने के लिए कहती है। बर्जे डिसबिलीफ में सामने देखता रह जाता है क्योंकि लाविनिया अकेले टावर में घुसकर सिर्फ अपनी काइमरा रिसर्च जारी रखने के लिए डीमन किंग से डील कर चुकी थी और वो उसे अपनी पिछली जिंदगी के लोगों से भी बड़ा नटकेस मानता है। हीरोज गिल्ड एल्डर काउंसिल की मीटिंग में एल्डर्स चर्चा करते हैं कि टावर ऑफ बीस्ट्स हंटिंग ग्राउंड के तौर पर कितना महत्वपूर्ण बन चुका था। मीटिंग आगे बढ़ती है और एल्डर्स शिकायत करते हैं कि स्पॉन्सर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने और 10 स्टार हीरोज को दबाने के बावजूद कोई फीनिक्स मास्टर बनकर हीरोज जर्नी को जीत तक ले गया। काउंसिल मेंबर सवाल उठाते हैं कि क्या सच में कोई फीनिक्स मास्टर हीरो मौजूद भी है, क्योंकि वो हीरोज गिल्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। एक एल्डर ऐलान करता है कि अर्जेस्ट में डीमन किंग के आने के बाद से लगातार एब्नॉर्मैलिटीज बढ़ रही है और अब उन हीरोज पर सख्ती करने का वक्त आ गया है जो ढीले पड़ने लगे हैं। एक शैडो में छिपा फिगर ऐलान करता है कि उनकी पहली प्रायोरिटी फीनिक्स मास्टर की असली पहचान पता करना होगी। सीन ऑर्मथ रॉयल बैंक्वेट हॉल में शिफ्ट होता है, जहां सेलिब्रेशन बैंक्वेट के लिए नोबल्स और हीरोज इकट्ठा हुए हैं। किंग हीरोज को डीमन किंग को मारने और प्रिंसेस को बचाने के लिए धन्यवाद देता है, फिर सबको हालात के बावजूद बैंक्वेट एंजॉय करने के लिए कहता है। एलिगेंट कपड़ों में कॉकटेल पीती रोजल बैंक्वेट को उदास बताती है और कहती है कि कम से कम ड्रिंक्स अच्छी है। हिलियन रोजल के पास आता है और कहता है कि उस पर यह ड्रेस अच्छी लग रही है, साथ ही बताता है कि प्रिंसेस पहले ही एहकन किंगडम लौट चुकी है, लेकिन रोजल उसकी तारीफ का मजाक उड़ाते हुए फॉर्मल अटेंडेंस को कैजुअली टाल देती है। नीला कॉकटेल हाथ में लेकर पीछे झुकती रोजल पूछती है कि फाइल बैंक्वेट में क्यों नहीं आया, क्योंकि उसे अब भी उससे कुछ पूछना है। गेस्ट्स उत्साह से रोजल के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो भी फाइल से मिलना चाहते थे, क्योंकि वही था जिसने उन्हें बचाया, जबकि रोजल मानती है कि वो अब तक उसे ठीक से धन्यवाद भी नहीं कह पाई। रैल्फ श्मिट्ज शांत आवाज में फीनिक्स मास्टर को अविश्वसनीय बताता है, जिससे बाकी गेस्ट्स हैरान रह जाते हैं कि रैल्फ सच में बोल भी रहा है। अजीब सी मुस्कान के साथ हिलियन समझाता है कि फाइल पहले ही जा चुका है, और ये सुनते ही पूरी भीड़ शॉक में जम जाती है। अर्गस्ट माउंटेन्स की गहराइयों में बर्जे की टावर के आसपास बर्फ गिरने लगती है। तभी कोई डीमन किंग को उसकी मेहनत के लिए धन्यवाद देता है। टावर के अंदर गॉर्डन घबराकर पूछता है कि क्या डीमन किंग सच में डीमन किंग ऑफ बीस्ट्स को मारकर जिंदा वापस लौट आया, और बर्जे शांति से जवाब देता है हाँ। पसीने में डूबा कांपता गॉर्डन डर से डीमन किंग को घूरता है और सोचता है कि वो इतनी पागल हरकत के अंजाम कैसे संभालेगा। बड़ी कुर्सी पर पीछे टिकते हुए डीमन किंग कहता है कि ड्रैक्सन की मौत पर बाकी डीमन किंग्स जल्द रिएक्ट करेंगे, और समझाता है कि तुरंत वापस लौटना शक से बचने का सबसे अच्छा तरीका था। उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और वो मानता है कि इस लड़ाई ने उसे एहसास कराया कि वो अभी भी कमजोर है। ड्रैक्सन का विशाल बीस्ट फॉर्म गहरे लाल एनर्जी से घिरा खड़ा दिखाई देता है, जबकि उसे याद आता है कि एक हीरोज जर्नी सर्वाइव करने के बाद डीमन किंग पहले से ही कमजोर हो चुका था। अपने हाथ में जलता हुआ अटैक पकड़कर वो मानता है कि वो वार ड्रैक्सन को मारने के लिए था, लेकिन उससे उम्मीद से काफी कम डैमेज हुआ। डीमन किंग अपनी छाती पर चमकते फीनिक्स को देखता है और समझ जाता है कि सिर्फ उसकी ओरिजिनल पावर ही नहीं, बल्कि फीनिक्स की पावर को भी और मजबूत होना पड़ेगा। अचानक डीमन किंग के पास एक होलोग्राफिक कॉल खुल जाता है और वो समझ जाता है कि बाकी डीमन किंग्स ने आखिरकार उससे कांटेक्ट कर लिया है। इंटरफेस के अंदर से जेसन अचानक ऐलान करता है कि वो तुरंत डीमन किंग्स के साथ कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, जबकि डीमन किंग शांति से पूछता है कि इतनी जल्दी क्या हुआ। जेसन अपना सिर झुकाता है और ऐलान करता है कि ड्रैक्सन डोल्डॉफ मारा जा चुका है। डीमन किंग के अंदर बर्जे के विचारों में एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि ड्रैक्सन को उसी ने मारा था, जबकि वो घबराकर पूछता है कि क्या ये अफवाह सच है। जेसन खुलासा करता है कि ड्रैक्सन की मौत की खबर के साथ ही एक नया डीमन किंग भी डिसेंड कर चुका है।
बर्जे के चेहरे पर पसीना बहने लगता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि नया डीमन किंग आधे दिन से भी कम समय में आ गया, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज था। उसकी आंखें तेज हो जाती है और वो सोचता है कि क्या आर्चड्यूक आर्केन ने पहले से ड्रैक्सन की मौत का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन फिर खुद को तसल्ली देता है कि टावर और ब्लैक बॉक्स दोनों गायब हो चुके हैं, इसलिए कोई सबूत नहीं बचा। डीमन किंग एक विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल होता है जहां कई डीमन किंग्स पहले से बैठे हुए हैं और वो खुद को समझाता रहता है कि पकड़े जाने की कोई वजह नहीं है। टेबल के दूसरी तरफ बैठी एक गुलाबी बालों वाली डीमन गर्ल मुस्कुराते हुए उसे मशहूर बर्जे डियाज कहकर बुलाती है। मुस्कुराते हुए आगे झुककर वो डीमन गर्ल खुद को विवियन ब्लंट, क्वीन ऑफ द ब्लड मून ट्राई बताती है। बर्जे शांति से अपनी कुर्सी पर बैठता है और अपनी पहचान कंफर्म करता है। विवियन की आंख हल्का सा सिकुड़ती है और वो चुपचाप उसे गौर से देखने लगती है। आर्चड्यूक अल्काइन मेज पर मुट्ठी मारते हुए कहता है कि ड्रैक्सन इतनी आसानी से हार ही नहीं सकता था और इन्वेजन रिपोर्ट को सस्पिशियस बताता है। विवियन आर्चड्यूक अल्काइन के सामने खड़ी रहती है जबकि वो शांत आवाज में पूरी इन्वेस्टिगेशन का आदेश देता है और बर्जे डियाज पर नजर रखने के लिए कहता है। विवियन ठंडी नजरों से सामने देखती रहती है जबकि आर्चड्यूक अल्काइन कहता है कि अगर कोई डीमन किंग रूल्स तोड़ेगा तो सबसे ज्यादा शक बर्जे डियाज पर ही जाएगा। विवियन के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल जाती है और वो कहती है कि अनफ्रेंडली लोग ही सबसे आसानी से अपने पक्ष में किए जा सकते हैं। फिर इसे बस एक वार्म अप बताती है। जेसन ऐलान करता है कि सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं और मीटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन तभी वो उलझन में अचानक रुक जाता है। विवियन अपनी सीट से उठती है और कहती है कि अरेन डायमेंशन काफी दिलचस्प है, खासकर ये बात कि जब भी कोई डीमन किंग मरता है तो बाकी सारे डीमन किंग्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। उसकी हील्स मेज पर चलते हुए आवाज करती है और विवियन मानती है कि उसकी दिलचस्पी असल में सिर्फ एक इंसान में है। गुलाबी रोशनी और फ्लावर पेटल से घिरी विवियन सामने देखते हुए मशहूर बर्जे डियाज को पुकारती है। बर्जे के करीब झुकते हुए विवियन कहती है कि वो जानना चाहती है आखिर कैसा डीमन पूरी डीमोनिक रेल्म को उलट पुलट कर सकता है। शरारती मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाते हुए विवियन मानती है कि वो उसकी तरफ आकर्षित है और उससे रात साथ बिताने के लिए पूछती है। बर्जे हाथ उठाकर उसे रोक देता है और ठंडी आवाज में कहता है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि वो बदसूरत है। विवियन पूरी तरह शौक में जम जाती है और बदसूरत शब्द दोहराते हुए हकलाने लगती है जबकि खुद को याद दिलाती है कि वो सक्यूबस क्वीन है। रीना बीच में आकर उस ऑकवर्ड माहौल को रोकती है और विवियन को अपनी सीट पर लौटने के लिए कहती है। शांत एक्सप्रेशन के साथ रीना कहती है कि ये मीटिंग एक वेलकम रिसेप्शन भी है और साथ ही ये जांच भी कि ड्रैक्सन इतनी बेबसी से कैसे हार गया। जेसन चौंक जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि इस मीटिंग को रीना संभाल रही है। रीना के पीछे हंसते हुए विवियन उसे छेड़ती है कि वो भी बर्जे को चाहती है, फिर कैजुअली आज के लिए पीछे हट जाती है। जेसन दोबारा मीटिंग शुरू करता है और समझाता है कि इस बार हीरोज जर्नी की मुख्य ताकत 10 स्टार्स थे। मीटिंग लंबी चलती रहती है जबकि डीमन किंग्स बारी बारी से अपनी जुटाई हुई जानकारी एक जैसे ढंग से बताते रहते हैं। एक शैडो में खड़े फिगर के पीछे विशाल फीनिक्स जलता दिखाई देता है क्योंकि डिस्कशन अचानक फीनिक्स मास्टर नाम के नए पावर हाउस की तरफ मुड़ जाता है। पानी के ऊपर खड़ी एक विशाल स्ट्रक्चर दिखाई देती है जबकि डीमन किंग्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फीनिक्स मास्टर की सावधानी से जांच करनी होगी। अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा बर्जे मानता है कि हीरोज जर्नी के दौरान फाइल का रूप लेने की वजह से वो डीमंस पर सही तरीके से नजर नहीं रख पाया और अब उसे अपना चेहरा सामने लाने में ज्यादा सावधान रहना होगा। डिस्कशन विवियन ब्लंट और आर्चड्यूक आर्केन से मिले उसके सीक्रेट मिशन की तरफ मुड़ जाती है जबकि मेज पर बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। विवियन आंख मारते हुए और छेड़ती मुस्कान के साथ मेज के पार प्लेफुल किस उड़ाती है। बर्जे शांति से तय करता है कि विवियन ऐसी इंसान नहीं है जिसकी उसे बहुत ज्यादा चिंता करनी पड़े। बर्जे की टावर के अंदर कैदे कोने से झांकती है और समझ जाती है कि निगरानी अचानक काफी ढीली हो गई है क्योंकि फ्लोर पर कोई डीमन गार्ड नहीं कर रहा। दरवाजों की तरफ देखते हुए उसे एहसास होता है कि प्रिंसेस एरनान भी कहीं दिखाई नहीं दे रही और वो इसे भागने का मौका मान लेती है। उसकी आंखें विशाल एग्जिट डोर्स पर टिक जाती है और वो सोचती है कि अगर वो बस उन्हें पार कर जाए तो शायद आखिरकार यहाँ से निकल सकती है। अचानक एक आवाज उसे वही रोक देती है क्योंकि एरनान हॉल में कदम रखती है और पूछती है कि वो कहाँ जाने की सोच रही है। वाटर स्पिरिट्स एरनान के चारों तरफ घूमने लगते हैं जबकि वो ऐलान करती है कि टावर की शांति और उसकी सुरक्षा के लिए वो खुद इस एस्केप को रोकेगी। कैदे के चारों तरफ नीली एनर्जी फट पड़ती है और वो अपना वेपन पकड़कर कहती है कि वो लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ ज्यादा देर रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एरनान चुपचाप सामने देखती रहती है। कैदे के चेहरे पर तेज ग्लेयर फैल जाती है। अचानक गॉर्डन दोनों के बीच आ जाता है और कैजुअली कैदे से कहता है कि अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है। एक हाथ में फेदर डस्टर पकड़े गॉर्डन कहता है कि आगे जो भी होगा
वो उसकी समस्या नहीं है और बड़बड़ाता है कि इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। कैदी के चेहरे पर पसीना बहने लगता है क्योंकि वो उलझन में उसे घूरती है और सोचती है कि जिन्होंने उसे किडनैप किया वही अचानक उसे जाने क्यों दे रहे हैं। उसकी आंखों में तेज नजर भर जाती है और वो तय कर लेती है कि गॉर्डन की लापरवाही का फायदा उठाकर यही उसका भागने का मौका है। वो विशाल दरवाजे की तरफ झपटती है क्योंकि उसे यकीन है कि अगर वो टावर से निकल गई तो अर्जेस्ट माउंटेन्स में किसी तरह बचते हुए होल्टन वॉक पहुंचकर मदद मांग सकती है। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे को छूता है, बैंगनी एनर्जी अचानक उसकी सतह पर फैल जाती है। बैंगनी रोशनी उसके चेहरे को ढक लेती है और वो शौक में जमकर घबराई हुई आवाज निकाल देती है। टावर के एंट्रेंस पर एक विशाल एक्सप्लोजन फट पड़ता है, जबकि गॉर्डन और एरनान घबराकर ब्लास्ट की तरफ देखने लगते हैं। गॉर्डन शांति से सामने देखते हुए समझाता है कि बिना परमिशन दरवाजा छूने पर एक्सप्लोजन हो जाता है। कैदे जमीन पर गिरी पड़ी रहती है। दरवाजे के पास खड़ी एरनान चुपचाप सुनती रहती है, जबकि गॉर्डन समझाता है कि डीमन किंग की परमिशन के बिना कोई भी टावर छोड़ नहीं सकता। एरनान के हाथ के चारों तरफ नीली स्पार्क्स फैल जाती है और गॉर्डन तुरंत उसे चेतावनी देता है कि वो भी लापरवाही में दरवाजे को ना छुए, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएगी। अचानक विशाल दरवाजे चरमराते हुए खुलने लगते हैं और गॉर्डन व एरनान शॉक में सामने देखने लगते हैं। गॉर्डन की आंखें डिसबिलीफ में फैल जाती है। एरनान उलझन में सिर टेढ़ा करती है और ऑकवर्ड तरीके से मानती है कि उसे बस लगा था ये काम कर जाएगा। दरवाजा बंद करते हुए एरनान डिसबिलीफ में घूरती है और सोचती है कि ये सच में खुल कैसे गया। अचानक दरवाजा बंद होने से पहले एक काले ग्लोव्स वाला हाथ उसके किनारे को पकड़ लेता है। बर्फ बर्जे के कंधों पर गिरती रहती है, जबकि वो डोरवे से अंदर आते हुए शांति से पूछता है कि क्या प्रिंसेस एरनान आखिरकार खुद भागने की कोशिश कर रही है। गॉर्डन तुरंत सिर झुकाकर डीमन किंग का स्वागत करता है, जबकि एरनान खुले दरवाजे के पास ऑकवर्ड साइलेंस में जम जाती है। बर्जे के बालों पर बर्फ जमी रहती है और वो उलझन में सीन को देखते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ सब लोग कर क्या रहे थे। डीमन किंग के चेंबर के अंदर गॉर्डन रिपोर्ट देता है कि प्रिंसेस कैदे भागने की कोशिश कर रही थी और बर्जे आदेश देता है कि उसे अंडरग्राउंड प्रिजन में बंद कर दिया जाए। गॉर्डन हिचकिचाते हुए पूछता है कि टावर के बाहर प्रिंसेस एरनान के साथ क्या हुआ था, लेकिन बर्जे बस उससे पूछता है कि उसका मतलब क्या है। अब भी स्टंट गॉर्डन समझाता है कि सिर्फ बर्जे की परमिशन वाले लोग ही टावर छोड़ सकते हैं। फिर भी प्रिंसेस एरनान ने खुद मेन डोर खोल दिया, जबकि टावर उसे पहले ही अपने मेंबर्स में पहचान चुका था। बर्जे की आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन चमकती है और वो समझ जाता है कि अगर प्रिंसेस एरनान का सच में किसी हाई रैंकिंग स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए अकेले टावर से निकलकर अर्जेस्ट माउंटेन्स पार करना इतना मुश्किल नहीं होगा। बर्जे अपनी आंखें सिकोड़ता है और सोचता है कि टावर से इतने समय दूर रहने के बावजूद एरनान अब तक भागी क्यों नहीं और उसका असली मकसद आखिर क्या है। इंटरफेस के अंदर एरनान हिल्डेरन चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर लेती है। बर्जे की टावर के नीचे बने अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर एरनान सेल के बाहर खड़ी रहती है। कड़वी आवाज में कैदे एरनान से कहती है कि बिना वजह की दया जैसी कोई चीज नहीं होती और जरूर डीमन किंग उसके साथ भी कुछ प्लान कर रहा है। एरनान उलझन में धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है। खुद की तरफ उंगली दिखाते हुए एरनान शौक में बोल पड़ती है कि वो अपनी मर्जी से खुद वहां आई थी। बर्जे चुपचाप नीचे देखता रहता है और समझ जाता है कि शायद उसने उसे देखते हुए पकड़ लिया है। हल्की मुस्कान के साथ एरनान समझाती है कि उसे रॉयल पैलेस, रॉयल फैमिली और अपने पिता से नफरत थी और मानती है कि शुरुआत में टेक्निकली उसका किडनैपिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं जाना चाहती थी। बर्जे अपनी नजरें नीचे करता है और धीरे से प्रिंसेस एरनान से पूछता है कि क्या ये बातें उसके लिए कही गई थी। जेल की सलाखें पकड़ते हुए कैदे कहती है कि हिल्डेरन के इतने प्रिंसेस और प्रिंसेसेस में सिर्फ प्रिंसेस एरनान ही ऐसी थी जो बेहद असाधारण टैलेंट के साथ पैदा हुई थी और अगली क्वीन बनने वाली थी। प्रिजन सेल के अंदर से एरनान का सामना करते हुए कैदे सवाल करती है कि इतनी शानदार फ्यूचर वाली इंसान आखिर डीमन किंग की सबॉर्डिनेट क्यों बनना चाहती है। अनगिनत रॉयल फिगर्स की सिलुएट्स के नीचे खड़ी एरनान बताती है कि हिल्डेरन में कुल 62 प्रिंसेस और प्रिंसेसेस हैं, लेकिन उसके अलावा किसी का नाम पब्लिकली तक नहीं जाना जाता। कैदे शौक में उसे घूरती रह जाती है क्योंकि एरनान बताती है कि हिल्डेरन ऑफिशियली सिर्फ 28 प्रिंसेस और प्रिंसेसेस होने का दावा करता है। अपना चेहरा शैडो में झुकाते हुए एरनान धीरे से कहती है कि वो एक्सप्लेनेशन सिर्फ ऑफिशियल कहानी है। शांत मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर एरनान उससे कहती है कि एम्पायर लौटने के बाद एम्परर से पूछ लेना, क्योंकि शायद वही असली सच जानता होगा। प्रिजन बार्स कसकर पकड़ते हुए कैदे बेचैनी में पूछती है कि अगर ये सच बाहर आ गया तो किंगडम और रॉयल फैमिली की इज्जत का क्या होगा। क्या उसे सच में इसकी परवाह नहीं है। छेड़ती मुस्कान के साथ एरनान कहती है कि ये बातें उस रनवे प्रिंसेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती,
जिसने शादी से भागने का फैसला किया था। कैदे लाल पड़े चेहरे और स्टन्ड एक्सप्रेशन के साथ सलाखें पकड़कर रह जाती है, क्योंकि एरनान की टीजिंग ने उसे पूरी तरह चुप करा दिया। इसे मजाक बताकर हंसते हुए एरनान अंडरग्राउंड प्रिजन के कॉरिडोर में आगे बढ़ती है और कहती है कि वो उससे कल फिर मिलेगी। विशाल चेंबर में अकेला बैठा डीमन किंग चुपचाप हिल्डेरन रॉयल फैमिली के सीक्रेट के बारे में सोचता रहता है। उसके चेहरे पर चमकती नीली स्क्रीन पड़ती है, जबकि वो कहता है कि ये सीक्रेट सिर्फ हाई नोबिलिटी को पता है। फिर गॉर्डन को एरनान को तैयार करने का आदेश देता है, क्योंकि वो स्पिरिट ब्लॉसम्स ढूंढने निकल रहा है। बर्फ से ढकी चोटियां अंधेरे आसमान के नीचे जमी हुई अर्गस्ट माउंटेन्स में दूर तक फैली रहती है। नेरोनियल बर्फीले पहाड़ों में दौड़ती हुई चिल्लाती है कि सब लोग स्पिरिट ब्लॉसम्स ढूंढने जाएं और डीमन किंग को प्रिंसेस के साथ अकेला छोड़ दें, जबकि एरनान घबराकर पूछती है कि क्या वो फिर से अजीब बातें सोच रही है। गिरती बर्फ के बीच डीमन किंग के पास खड़ी एरनान हंसते हुए कहती है कि नेरोनियल शायद इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि वो काफी समय बाद बाहर निकली है, और साथ ही ये भी बताती है कि डीमन किंग भी हाल में बहुत बार बाहर जाने लगा है। जैसे ही डीमन किंग अचानक उसे एरनान हिल्डेरन कहकर बुलाता है, प्रिंसेस शॉक में जम जाती है और समझ जाती है कि उसने उसका असली नाम इस्तेमाल किया। अंधेरी शैडोज के बीच आधा छिपा डीमन किंग कहता है कि उसे उसकी हर बात सच नहीं लगती। बैंगनी फ्लेम्स उसके हाथ के चारों तरफ इकट्ठा होने लगती है, जबकि डीमन किंग एरनान को घूरते हुए उसे सब कुछ सच सच बताने का आदेश देता है। बैंगनी फ्लेम्स की रोशनी में नहाई एरनान घबराए हुए एक्सप्रेशन के साथ चुप खड़ी रहती है। गिरती बर्फ और टिमटिमाती बैंगनी रोशनी के नीचे डीमन किंग का चेहरा ठंडा और पढ़ पाना मुश्किल बना रहता है। दूर बर्फीले पहाड़ों में डीमन किंग और एरनान आमने सामने खड़े रहते हैं। खाली पहाड़ी इलाकों में बर्फ लगातार गिरती रहती है, जबकि दोनों वही खड़े रहते हैं। जमी हुई पहाड़ियों की बर्फ के नीचे छिपा एक फिगर चुपचाप उन्हें देख रहा होता है। बर्फ के नीचे छिपा मास्क्ड फिगर स्कोप से देखते हुए कहता है कि आखिरकार उसे अर्गस्ट का डीमन किंग मिल गया। एरनान घबराई हुई सामने देखती है और हिचकिचाने लगती है। बैंगनी रोशनी में नहाया डीमन किंग शांति से कहता है कि अब इसे टाला नहीं जा सकता। डीमन किंग के फैले हुए हाथ से बैंगनी एनर्जी अचानक विस्फोट की तरह फट पड़ती है। बर्फीले पहाड़ों में एक विशाल बैंगनी एक्सप्लोजन फट जाता है, जबकि डीमन किंग एरनान से कहता है कि पहले वो इस न्यूसेंस को खत्म करेगा, फिर उसकी बात सुनेगा। मास्क्ड आदमी शॉक में पीछे जा गिरता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि कंसीलमेंट आर्ट्स इस्तेमाल करने के बावजूद डीमन किंग ने उसे इतनी दूर से पहचान लिया। बैंगनी फ्लेम्स मास्क्ड फिगर को चीर देती है और वो डिसबिलीफ में अपने डिस्ट्रॉयड क्लोन को घूरता रह जाता है। हवा डीमन किंग के पास से गुजरती है, जबकि वो ठंडी आवाज में कंसीलमेंट आर्ट्स को घटिया ट्रिक्स कहकर टाल देता है। एरनान शॉक में डीमन किंग को देखती है और पूछती है कि क्या वो मास्क्ड आदमी कोई हीरो था, और वो शांति से समझाता है कि वो काफी समय से उसे परेशान कर रहा था। पहाड़ों पर बर्फ उड़ती रहती है, जबकि एरनान समझ जाती है कि वो घुसपैठिया 10 स्टार्स हीरो डैपनर फिलियन था, जो कंसीलमेंट आर्ट्स और क्लोन टेक्निक्स के लिए मशहूर रिकॉग्नाइजेंस मर्सनरी है। डीमन किंग चुपचाप याद करता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में डैपनर का नाम सुना था और उसकी काफी जानकारी उसी की वजह से लीक हुई थी। चिंतित होकर एरनान पूछती है कि क्या टावर सुरक्षित रहेगा, लेकिन डीमन किंग बिना हिचकिचाए जवाब देता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है। बर्फीली अर्गस्ट माउंटेन्स की गहराइयों में बर्जे की टावर बर्फीले तूफान से ढकी चट्टानों के बीच छिपी खड़ी रहती है। उधर डैपनर बर्फ में भटकता रहता है, क्योंकि उसे पता होने के बावजूद कि आसपास कोई डीमन किंग है, वो टावर ढूंढ ही नहीं पा रहा। मनास फैंटोम दूर से टावर को इनविजिबल बनाए रखता है, जिसकी कीमत हर सेकंड 10 डीमोनिक एनर्जी पॉइंट्स है। डीमन किंग इंटरफेस पर टैप करता है और बताता है कि उसने मनास फैंटोम से पूरी टावर को इनविजिबल कर दिया है और हीरोज जर्नी से बचने के लिए भी वो इसी का इस्तेमाल करने वाला है। उसके बाकी बचे डीमोनिक एनर्जी पॉइंट्स हर सेकंड 10 कम होने लगते हैं, जबकि सिस्टम कंफर्म करता है कि एनर्जी पूरी खत्म होने तक टावर छिपी रहेगी। एरनान की तरफ देखते हुए वो उसे कॉन्वर्सेशन जारी रखने और अपना हर छिपा सच बताने के लिए कहता है। ये चेतावनी देने के बाद कि अब वो उसे दोबारा टावर में आने नहीं देगा, एरनान एक पल के लिए जम जाती है और फिर चुपचाप सिर झुका लेती है। डीमन किंग का सामना करते हुए वो आखिरकार कहती है कि अब वो अपने बारे में पूरा सच बताएगी। उसका एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है और वो पूछती है कि क्या उसने कभी वर्ल्ड ट्रीज चाइल्ड नाम की स्पेल के बारे में सुना है। उधर डैपनर बर्फीले पहाड़ों के बीच आगे बढ़ता रहता है। ऊपर बर्फीली चट्टानों से 2 फिगर्स नीचे फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ते अकेले ट्रैवलर को देख रहे होते हैं। कृतु गिरती बर्फ के बीच नीचे मौजूद हीरो को चुपचाप देखता रहता है। डीमन किंग तक एक रिपोर्ट पहुंचती है कि हीरो बिना कंसीलमेंट इस्तेमाल किए पहले ही अर्गस्ट माउंटेन्स छोड़ चुका है और टावर के पास दिखा फिगर सिर्फ एक क्लोन था। इस नतीजे की तारीफ करते हुए डीमन किंग बाकी क्लोन्स को ट्रैक करके उनका पीछा करने का आदेश देता है। सिस्टम लगातार बचे हुए डीमोनिक एनर्जी पॉइंट्स गिनता रहता है,
जबकि मनास फैंटोम पूरी टावर को इनविजिबल बनाए रखता है। चुपचाप गिरते हुए नंबर्स को देखते हुए डीमन किंग समझ जाता है कि टावर लगभग एक्सपोज होने ही वाली थी और अब उसे डैपनर फिलियन से सीधे निपटना पड़ेगा। एरनान धीरे से कहती है कि डैपनर को शायद उसके पिता ने उसे ढूंढने के लिए भेजा था। बर्फ के बीच उसका सामना करते हुए डीमन किंग सोचता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंसेस है, या फिर इसका संबंध उस वर्ल्ड ट्रीज चाइल्ड स्पेल से है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। पहाड़ों पर बर्फ उड़ती रहती है, जबकि एरनान मानती है कि इसके पीछे की कहानी काफी लंबी है, और बर्जेस शांति से जवाब देता है कि उसके पास सुनने का समय है। एरनान बताती है कि बहुत समय पहले हिल्डेरन एक शक्तिशाली एम्पायर था, लेकिन अंतहीन युद्धों ने उसकी ताकत खत्म करके उसे सिर्फ एक किंगडम बनाकर छोड़ दिया। अंधेरे में टूटे हुए टुकड़े गिरते रहते हैं, और वो कहती है कि उसके पिता अब भी उस शानदार इंपीरियल दौर को वापस लाने का सपना देखते हैं। लाशों और आग से भरे बैटलफील्ड के बीच अकेला खड़ा एक मेज पूरे वॉर जोन पर भारी पड़ता दिखाई देता है, जबकि एरनान समझाती है कि एक जीनियस मेज की कीमत 10,000 सैनिकों से भी ज्यादा होती है। डीमन किंग का सामना करते हुए वो कहती है कि असली जीनियसेस सिर्फ शिक्षा से नहीं बनाए जा सकते और उन्हें प्राकृतिक रूप से ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। ये एहसास डीमन किंग को शौक में सामने देखने पर मजबूर कर देता है। एरनान आखिरकार खुलासा करती है कि वर्ल्ड ट्रीज चाइल्ड एक ऐसी स्पेल है जिसे उसके जैसे एनहांस ह्यूमंस बनाने के लिए तैयार किया गया था। ये सुनकर डीमन किंग की आंखें चुपचाप सिकुड़ जाती है। एरनान बताती है कि फेटल स्टेज से ही बच्चों के अंदर जबरदस्ती भारी मात्रा में मना डाली जाती है ताकि वो मैजिक के लिए असाधारण सेंसिटिविटी के साथ पैदा हों। उस भयानक एक्सपेरिमेंट को देखते हुए डीमन किंग कहता है कि आखिर इंसान भी डीमन से ज्यादा अलग नहीं है। पहाड़ों पर बर्फ उड़ती रहती है, जबकि एरनान मानती है कि इस प्रोसेस के दौरान अनगिनत मदर्स और चिल्ड्रन मर गए। अपनी नजरें नीचे करते हुए वो कहती है कि जो बच भी गए उनमें से कई डिफॉर्म हो गए या बहुत छोटी जिंदगी जी पाए। अचानक एक विशाल आग जैसा मॉन्स्टर सामने आ जाता है, जबकि एरनान बताती है कि पब्लिक को सिर्फ सक्सेसफुल केसेस ही दिखाए जाते हैं। बैंगनी डिमोनिक एनर्जी डीमन किंग के हाथ के चारों तरफ इकट्ठा होने लगती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि कुछ देर पहले एरनान द्वारा छोड़ी गई मना उस क्रीचर को खींच लाई थी। उसे टॉप टियर मॉन्स्टर बताते हुए डीमन किंग प्रिंसेस को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन एरनान चुपचाप उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। नेरोनियल उसके पीछे प्रकट होती है और बताती है कि सक्सेसफुल केसेस में उसे एक बेहद गिफ्टेड जीनियस बनाने के लिए तैयार किया गया था। विशाल आंख वाले मॉन्स्टर के सामने एक मैजिक सर्कल बन जाता है। एक विशाल लाल बीम जमीन को चीरती हुई उनकी तरफ बढ़ती है, क्योंकि जायंट आई मॉन्स्टर सीधा उन पर हमला करता है। प्रिंसेस के हाथ के सामने नीले मैजिक सर्कल्स फैल जाते हैं और वो अटैक रोकने के लिए बैरियर खड़ी कर देती है। प्रिंसेस और वाटर स्पिरिट चमकते हुए सर्कल के पीछे संभलते हैं, जबकि क्रिम्सन ब्लास्ट को रोकने के लिए विशाल बर्फ ऊपर की तरफ फट पड़ती है। उसके हाथ के चारों तरफ नीली फ्लेम्स टिमटिमाने लगती है, जबकि प्रिंसेस पूरी एकाग्रता के साथ सामने देखती रहती है। एक विशाल बर्फीली दीवार बैटलफील्ड में फैल जाती है और डीमन किंग प्रिंसेस के पीछे खड़ा रहता है। ऊंची बर्फीली स्पाइक्स जायंट आई मॉन्स्टर के शरीर को चीर देती है। जमे हुए मॉन्स्टर को शॉक में घूरते हुए डीमन किंग सोचता है कि एक इंसान ने टॉप टियर मॉन्स्टर को एक ही वार में कैसे हरा दिया, और कहता है कि अब समझ आता है कि उसे छोड़ना क्यों नहीं चाहता। चुपचाप नीचे देखते हुए प्रिंसेस इस ताकत को खून से सनी हुई पावर कहती है। जमे हुए मॉन्स्टर की लाश के सामने खड़ा डीमन किंग पूछता है कि इतनी ताकत और थ्रोन पर दावा होने के बावजूद वो किंगडम लौटने से क्यों मना कर रही है। शक भरी नजरों से उसे देखते हुए वो पूछता है कि क्या वो सच में उम्मीद करती है कि वो अब इस बात पर यकीन कर लेगा। प्रिंसेस जोर देकर कहती है कि वो सच बोल रही है और उसे हिलियन को दिया गया मैजिक टूल इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जबकि बर्जे समझाता है कि अरमांस ऑफ स्पिरिट की मना से टूट जाता है और उसके जैसी स्पिरिटिस्ट पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बैंगनी एनर्जी डीमन किंग के हाथ के चारों तरफ घूमने लगती है, जबकि वो उसे अपना असली मकसद बताने की चेतावनी देता है और धमकी देता है कि अगर उसने फिर उसे धोखा देने की कोशिश की तो वो उसे असली डीमन किंग दिखा देगा। गुस्से में प्रिंसेस के गाल फूल जाते हैं और उसके चेहरे पर झुंझलाहट फैल जाती है। बैंगनी एनर्जी फैलने से पहले ही प्रिंसेस अचानक उसकी कलाई पकड़ लेती है। उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए वो चिल्लाती है कि वो सच बोल रही है, और दोनों के बीच चमकती एनर्जी फट पड़ती है। घबराकर उसे घूरते हुए डीमन किंग बोल पड़ता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। उसका हाथ अपनी छाती पर दबाते हुए प्रिंसेस चिल्लाती है कि वो उसकी हार्ट बीट सुने और जोर देकर कहती है कि उसने सिर्फ सच कहा है, जबकि वो उलझन में उसे देखता रहता है। उनके चारों तरफ के अंधेरे स्पेस में एक चमकती फीनिक्स जैसी प्रेजेंस भड़क उठती है। उसकी आंख शौक में फैल जाती है। फीनिक्स के जरिए डीमन किंग एरनान हिल्डेरन की हार्ट बीट, पल्स और इमोशंस को सीधे अपनी तरफ बहते हुए महसूस करता है। जैसे जैसे इमोशंस उस कनेक्शन में फैलते हैं, वो गुस्सा,
दुख और शर्मिंदगी को एक साथ महसूस करता है। शर्म से लाल होती हुई प्रिंसेस उसका हाथ पकड़े रहती है और समझाती है कि स्पिरिट्स इसी तरह कम्युनिकेट करते हैं, जहां वो प्योर मना वाइब्रेशन से एक दूसरे के थॉट्स समझते हैं। और फिर से जोर देकर कहती है कि उसने सच ही कहा था। उसके आसपास चुपचाप बर्फ गिरती रहती है, जबकि डीमन किंग समझ जाता है कि वो सच बोल रही है। सिर झुकाते हुए प्रिंसेस मानती है कि जिस पल उसने उसे पहली बार देखा था, उसी वक्त उसे सब समझ आ गया था। धीरे से उसकी तरफ देखते हुए प्रिंसेस कहती है कि वो शुरू से जानती थी कि वो बाकी डीमन किंग से अलग है और उसकी मदद कर सकता है। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है, जबकि वो उलझन में उसे घूरते हुए पूछता है कि मदद करने से उसका मतलब क्या है। अभी उसका हाथ अपनी छाती पर पकड़े हुए प्रिंसेस उससे मदद की गुहार लगाती है और ऐलान करती है कि वो अपने पिता और हिल्डेरन किंगडम को खत्म करना चाहती है। उसका एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये बातें भी पूरी तरह सच्ची है। दोनों बर्फीले मैदान में चुपचाप अकेले खड़े रहते हैं। शर्म से लाल हुई प्रिंसेस का सामना करते हुए वो आखिरकार कहता है कि उसे उसकी बातों पर यकीन है, और वो धीरे से उसे धन्यवाद देती है। नेरोनियल अचानक बड़ी आंखों से आगे झुकती है और उलझन में बड़बड़ाने लगती है कि आखिर वो देख क्या रही है। नेरोनियल शर्मिंदा प्रिंसेस पर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि दोनों इतने करीब कब हो गए। साथ ही उसे मासूम बनने के लिए छेड़ती है, जबकि प्रिंसेस जल्दी जल्दी समझाती है कि वो सिर्फ स्पिरिट्स का कम्युनिकेशन मेथड था। उसकी सच्चाई मान लेने के बाद वो प्रिंसेस से कहता है कि टावर लौटने के बाद वो हिल्डेरन के मामले पर विस्तार से बात करेंगे, और प्रिंसेस खुशी से हामी भर देती है। वापस जाने से पहले वो अचानक नया आदेश देता है और कहता है कि स्पिरिट की मदद से डैप्नर फिलियन की असली बॉडी ढूंढी जाए, क्योंकि अब वो उसे पकड़ने वाले हैं। दूर बर्फीले पहाड़ों में अनगिनत क्लोक पहने फिगर्स बर्फीले तूफान के बीच आगे बढ़ने लगते हैं। डैप्नर की डॉपलगैंगर मैजिक इस्तेमाल करते हुए क्लोन्स खुद को बार बार बांटते रहते हैं और पूरे इलाके में फैल जाते हैं ताकि सर्च एरिया बढ़ सके। हालांकि हर डिवीजन के बाद उनकी ताकत कम होती जाती है। कई मैजिकल मैप्स पर डिटेक्शन पॉइंट्स उभरने लगते हैं, जबकि क्लोन्स जमे हुए वेस्टलैंड में लगातार सर्च जारी रखते हैं। डैप्नर कंफ्यूजन में सर्च डिवाइसेस के पास घुटनों के बल बैठा रहता है और समझाता है कि डीमन किंग की टावर के आसपास इतना बड़ा इलाका खोजने के बावजूद उन्हें टारगेट का एक भी निशान नहीं मिला। वॉटन और हिलन से मिली जानकारी के आधार पर डैप्नर हीरो के राउट, सर्च टाइम और मूवमेंट पैटर्न्स को एनालाइज करके डीमन किंग के टावर की पॉसिबल लोकेशन निकालता है। जैसे ही वो कैलकुलेशन पूरी करता है, मैप पर एक चमकता हुआ पॉइंट दिखाई देता है। बर्फीले तूफान के बीच खड़ा डॉपलगैंगर अपने सामने उभरते हुए एक विशाल टावर की ग्लोइंग आउटलाइन को घूरने लगता है। खाली पड़े इलाके को देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट होने के बावजूद वहां कुछ भी क्यों नहीं है। तभी मैप डिस्प्ले पर अचानक एक लाल वार्निंग सिग्नल दिखाई देता है। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि नॉर्मली हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स भी उसके क्लोन से दूर रहते हैं। पूरा सर्च ग्रिड लाल वार्निंग मार्कर से भर उठता है और उसे समझ आता है कि एक साथ काउंटलेस क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एक विशाल नीला वॉरियर क्लोन्स के टूटे हुए टुकड़ों के ऊपर खड़ा होकर डीमन किंग को रिपोर्ट देता है कि उसने हर इंट्रूडर को खत्म कर दिया। बर्जे हल्की मुस्कान के साथ वॉरियर को जो भी दिखे उसे डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि उसके पास अभी भी काफी पॉइंट्स बाकी है। बर्फ में ग्लोइंग मैजिक सर्कल के पास खड़ा वो कहता है कि जैसे ही सारे डॉपलगैंगर खत्म होंगे, वो डैप्नर को पकड़कर अपना वैसल बना लेगा। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि डैप्नर को कंट्रोल करके वो पूरे कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर सकता है। तभी बर्जे ट्रांसमिशन स्क्रीन की तरफ मुड़ता है, क्योंकि एक सबऑर्डिनेट अचानक उसे वार्निंग देता है कि टावर के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। मनास फैंटोम का विशाल लाल स्ट्रक्चर बुरी तरह धड़कने लगता है, जबकि लोगिया वार्निंग देता है कि वो इतना ओवरहीट हो चुका है कि किसी भी पल एक्सप्लोड कर सकता है। एक के बाद एक वार्निंग्स आने लगती है कि लंबे समय तक इनविजिबिलिटी बनाए रखने से टावर ओवरलोड हो रहा है और इनविजिबिलिटी कॉस्ट बढ़कर 100 पॉइंट्स पर सेकंड पहुंच चुकी है। तेजी से खत्म होते पॉइंट टोटल को देखकर बर्जे समझ जाता है कि टावर एक्सपोज होने से पहले उनके पास 10 मिनट से भी कम समय बचा है। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अगर वो समय रहते डैप्नर को कैप्चर नहीं कर पाया तो हीरोज जर्नी सीधे टावर तक पहुंच जाएगी। बर्जे के टावर की ग्लिच होती आउटलाइन के आसपास बर्फ से ढके क्लोन्स बिना हिले खड़े रहते हैं, जबकि गॉर्डन रिपोर्ट देता है कि उनमें से कई बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। सफेद क्लो के नीचे छिपा डैप्नर इनविजिबल टावर की तरफ घूरता है और इंसिस्ट करता है कि उसकी कैलकुलेशंस गलत नहीं हो सकती। बैंगनी एक्सप्लोजन्स पूरे स्नोफील्ड में फट पड़ते हैं और कई क्लोन्स एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। काली डिमोनिक एनर्जी बर्जे के आसपास फैलने लगती है और वो कृतु को पूरे इलाके की तलाशी लेने का ऑर्डर देता है। साथ ही बाकी क्लोन्स को टावर से दूर रखने के लिए कहता है। ट्रांसमिशन स्क्रीन की तरफ मुड़कर बर्जे गॉर्डन को हर डिस्ट्रॉयड डॉपलगैंगर की लोकेशन
तुरंत भेजने का आदेश देता है। एक विशाल मैप उसके सामने खुल जाता है और बर्जे समझ जाता है कि डॉपलगैंगर मैजिक से बने क्लोन्स अपने ट्रू बॉडी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। डिस्ट्रॉयड क्लोन्स के बीचों बीच एक लाल मार्कर लॉक हो जाता है और बर्जे समझ जाता है कि डैपनर की ट्रू बॉडी वही होनी चाहिए। डैपनर के चेहरे पर पसीना बहने लगता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि खुद डीमन किंग टावर के पास आ चुका है। उसी पल बर्जे और डैपनर की नजरें टकराती है और बर्जे उसकी लोकेशन पहचान लेता है। जमी हुई केव के अंदर नेरोनियल क्लोक पहने फिगर की तरफ मुड़कर कहता है कि वो रिपोर्ट देने वापस जाएगा। मास्क के पीछे डैपनर की आंख फैल जाती है क्योंकि नेरोनियल अचानक उसकी तरफ घूरने लगता है। नेरोनियल के सामने एक ग्लोइंग मैजिक सर्कल फूट पड़ता है और वो चिल्लाकर कहता है कि ट्रू बॉडी मिल चुकी है। नेरोनियल का ब्लास्ट पूरे स्नो फील्ड को चीरता हुआ निकलता है जबकि डैपनर खुद को अटैक से दूर फेंक देता है। डैपनर को भागते देखकर नेरोनियल चिल्लाता है कि वो भाग रहा है। पूरी स्पीड से आगे बढ़ते हुए बर्जे एरनान को पुकारता है और पूछता है कि डैपनर कहाँ गया। एरनान अपना हाथ उठाकर चिल्लाती है, इधर नेरोनियल। और उसी समय नेरोनियल अपने हाथ में बर्फ का पिलर उठा लेता है। एक बीम आसमान में जब पहुंचती है और बर्फ के बीच उड़ते हुए बर्जे उसे नोटिस कर लेता है। डैपनर शॉक में ऊपर देखता है क्योंकि बर्जे उसके ऊपर उड़ रहा होता है। गैस मास्क के नीचे उसकी आंखें फैल जाती है क्योंकि जलते हुए फेदर्स उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। आग की लपटें बर्जे के आसपास फूट पड़ती है जब वो सीधे डैपनर के रास्ते में उतरकर उसका नाम पुकारता है। फीनिक्स की फ्लेम्स बर्जे के ऊपर भड़कने लगती है और वो डैपनर को चॉइस देते हुए वार्निंग देता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसकी बात माननी होगी। डीमन किंग के पीछे जलते हुए विंग्स को घूरते हुए डैपनर शॉक में फीनिक्स का नाम बड़बड़ाता है। वहीं जमे खड़े डैपनर को एहसास होता है कि फोनिक्स मास्टर तो फाइल होना चाहिए था और वो सोचने लगता है कि क्या सच में 2 फीनिक्स मास्टर्स है। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है जब वो बर्जे को घूरते हुए सोचता है कि कहीं फाइल खुद ही डीमन किंग तो नहीं है। डैपनर के चेहरे से लगातार पसीना बहने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि कहीं हिलन कारगिल भी सीक्रेटली डीमन किंग के साथ काम तो नहीं कर रहा। केव के बाहर खड़े नेरोनियल को देखकर डैपनर समझ जाता है कि एक स्पिरिट डीमन किंग की मदद कर रही है और वो इंसिस्ट करता है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता। बर्फ में एरनान के पास खड़ा बर्जे दिखाई देता है और डैपनर ये निष्कर्ष निकालता है कि इंपीरियल प्रिंसेस भी डीमन किंग की मदद कर रही होगी। भागते हुए डैपनर आइस क्लोन्स बनाता है, बर्जे के ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि इतना बड़ा स्कैंडल उसे जिंदगी भर के लिए अमीर बना सकता है। अचानक कई क्लोन्स पूरे इलाके को घेर लेते हैं और डैपनर भागने की तैयारी करने लगता है। बैंगनी रोशनी में नहाया डैपनर वही जम जाता है क्योंकि एक आवाज उसे बेवकूफ कहकर याद दिलाती है कि उसे चॉइस दी गई थी। क्लोन्स के ऊपर बैंगनी और सुनहरी फ्लेम्स का एक विशाल स्फीयर बनता है जबकि वो सब शौक में उसे घूरने लगते हैं। अंधेरे के बीच डीमन किंग की ठंडी नजरें चमक उठती है और वो 10 स्टार हीरो को गायब हो जाने का आदेश देता है। बैंगनी रोशनी में घिरा डैपनर सोचने लगता है कि 1 साल से भी कम समय पहले उतरा डीमन किंग आखिर इतनी पावर कैसे हासिल कर चुका है। उसका टूटा हुआ मोनोकल कांपने लगता है और डैपनर घबराकर खुद को कोसते हुए सोचता है कि उसने ये रिक्वेस्ट आखिर स्वीकार ही क्यों की। टूटी हुई आइस कैवर्न बर्फ के नीचे दबी पड़ी रहती है जबकि डैपनर पैसे के पीछे भागने पर पछताता है। मिशन छोड़ने के बजाय टूटी हुई बर्फ पर अंधेरी शैडोज फैलने लगती है और डैपनर मान लेता है कि अगर उसे पता होता कि डीमन किंग इतना ताकतवर है तो वो कभी यहाँ नहीं आता। बैंगनी और सुनहरी फ्लेम्स का विशाल सीयर बैटलफील्ड को चीरता हुआ निकलता है और वो मान लेता है कि वो कभी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। बैंगनी फ्लेम्स बर्फीली जमीन पर फट पड़ती है जबकि चमकता हुआ बर्ड उस ब्लास्ट के पार निकल जाता है। वो ग्लोइंग बर्ड रात के आसमान में किंगडम ऑफ हिल्डेरन के ऊपर उड़ता चला जाता है। एक मैसेंजर थ्रोन के सामने घुटनों पर गिरता है और अनाउंस करता है कि डैपनर फिलियन की चिट्ठी अभी अभी किंगडम के इंफॉर्मेशन ब्यूरो में पहुंची है। किंग मुस्कुरा उठता है जब उसे पता चलता है कि डैपनर ने टावर की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भेज दी है, लेकिन रिपोर्ट आगे बढ़ते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। ऑफिशियल्स शॉक में खड़े रह जाते हैं जब खिड़की पर मौजूद ग्लोइंग मना बर्ड लेटर डिलीवर करते ही काली फ्लेम्स में जलकर खत्म हो जाती है। किंग के चेहरे पर पसीना बहने लगता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि मना बर्ड की अचानक मौत का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। विशाल थ्रोन रूम में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि किंग समझ जाता है कि मना बर्ड की तरह डैपनर फिलियन की ट्रू बॉडी भी डीमन किंग के हाथों मारी गई है। उसका कांपता हुआ हाथ कसकर बंद हो जाता है और वो मान लेता है कि उन्होंने नए डीमन किंग को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। किंग थ्रोन रूम में हाथ उठाकर हीरोज गिल्ड को तुरंत सभी 10 स्टार हीरोज इकट्ठा करने का आदेश देता है। गुस्से से भरे चेहरे के साथ किंग ऐलान करता है कि इस बार वो उस ग्रीन हॉर्न डीमन किंग को मार देंगे और इंपीरियल प्रिंसेस को वापस लेकर आएंगे। बर्फ के नीचे एक विशाल क्रेटर धधक रहा होता है और काला धुआं आसमान में उठने लगता है। डीमन किंग जली हुई
जमीन पर घुटनों के बल बैठा भारी सांसें ले रहा होता है। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है क्योंकि वो मानता है कि फीनिक्स की पावर जोड़ने से एबिलिटी बेहद ताकतवर हो गई है, लेकिन इसकी एग्जॉशन भी उतनी ही भयानक है। सिर झुकाकर वो बड़बड़ाता है कि ये स्ट्रेन उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। एरनान थके हुए डीमन किंग को अपनी बाहों में संभालते हुए पूछती है कि क्या वो ठीक है। जलती हुई जमीन के खिलाफ प्रिंसेस के घुटनों से धुआं उठने लगता है और डीमन किंग उसे बताता है कि उसके घुटने जल रहे हैं। पसीने के बीच मुस्कुराते हुए प्रिंसेस कहती है कि स्पिरिट ऑफ वाटर रिकवरी में स्पेशलाइज करता है और वो इतना दर्द संभाल सकती है। हल्की मुस्कान के साथ प्रिंसेस कहती है कि उसे कमजोरी दिखाना पसंद नहीं, क्योंकि शायद पेउल ऑक्स अभी भी आसपास देख रहे हों। आंखें बंद करते हुए डीमन किंग धीरे से कहता है कि अगर ऐसा है तो वो थोड़ी देर आराम कर लेगा, और प्रिंसेस उसे चिंता न करने के लिए कहती है। एक न्यूज़पेपर हेडलाइन पूरे पेज पर फैलती है जिसमें रिपोर्ट किया जाता है कि डजन्स ऑफ सक्कूबी ने रॉयल पैलेस पर हमला किया। दूसरे आर्टिकल में दावा किया जाता है कि लोगों का डर बढ़ता जा रहा है और अब वो सभी डीमन किंग्स का शिकार करने की मांग कर रहे हैं। एक दस्ताने पहना हाथ न्यूज़पेपर को मसल देता है, जबकि कोई विवियन का नाम बड़बड़ाता है। फटे हुए न्यूज़पेपर्स के ऊपर झुककर जेसन कहता है कि उसने विवियन को वार्निंग दी थी कि वो अपने वैसल ट्रूप्स को टावर के बाहर न भेजे और सावधान रहें। राउंड टेबल के पास वाइन का ग्लास पकड़े विवियन ऐलान करती है कि वो क्वीन है और उसे उसके ऑर्डर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं। जेसन विशाल टेबल के दूसरी तरफ बैठा कहता है कि इस सिचुएशन की वजह से ह्यूमैनिटी की वेरीनेस बढ़ गई है, लेकिन विवियन इसे नजरअंदाज करते हुए कहती है कि वो लोग आखिर सिर्फ हीरोज ही तो है। वाइन की चुस्की लेते हुए विवियन कहती है कि हीरोज डीमन किंग्स के लिए सिर्फ शिकार होते हैं और उसके सबॉर्डिनेट्स की रॉयल पैलेस में हीरो से मुलाकात सिर्फ बैड लक थी। जेसन अपनी चेयर पर चुपचाप बैठा रहता है, चेहरे पर हाथ रखते हुए वो आह भरता है और आर्चड्यूक से पूछता है कि उसने इतनी स्कैटरब्रेन निम्फ को नीचे क्यों भेजा, जिससे विवियन गुस्से में भड़क उठती है। अपने विंग्स फैलाकर गर्व से खड़ी विवियन चिल्लाती है कि अब वो सक्यूबस क्वीन है और खुद को अल्टीमेट निम्फ बताती है। जेसन उसकी तरफ देखता है, फिर मुस्कुराते हुए नजरें नीचे कर हल्के से हंस पड़ता है। टेबल के दूसरी तरफ बैठा वो विवियन से पूछता है कि इस डायमेंशन में कितने हीरोज मौजूद हैं। विवियन कैजुअली कहती है कि जिस दुनिया को उसने कॉन्कर किया था वहां सिर्फ करीब 10 हीरोज थे। फिर वो सोचने लगती है कि आखिर अरेन में सिर्फ 50 हीरोज होने पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। अपनी सीट से मुस्कुराते हुए जेसन कहता है कि साफ है उसे आर्चड्यूक से कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वरना वो कभी इस डायमेंशन में आने का फैसला नहीं करती। शांत मुस्कान के साथ जेसन खुलासा करता है कि हीरो गिल्ड में इस वक्त 4732 रजिस्टर्ड हीरोज मौजूद है। विवियन डिसबिलीफ में जम जाती है और हकलाते हुए कहती है कि एक ही डायमेंशन में इतने हीरोज होना नामुमकिन है। जेसन के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल जाती है और वो कहता है कि अगर इस दुनिया की लिमिट्स होती तो पिछले डीमन किंग्स इसे बहुत पहले कॉन्कर कर चुके होते। विवियन के चेहरे पर पसीना बहने लगता है जब जेसन उसे बताता है कि इस डायमेंशन में हीरो से टकराना तो रोज की बात है। घबराकर कांपते हुए विवियन बड़बड़ाती है कि आर्चड्यूक ने उससे कुछ और वादा किया था। उसे याद आता है कि आर्चड्यूक ने विवियन ब्लंट की एक डायमेंशन कॉन्कर करने पर तारीफ की थी और कहा था कि अरेन पर कब्जा करना मुश्किल नहीं होगा। आर्चड्यूक विवियन से वादा करता है कि अगर वो सफल हुई तो उसे अगला आर्चड्यूक बनाया जाएगा। साथ ही वो उसे बर्जे डियास पर नजर रखने का आदेश भी देता है। अब भी मुस्कुराते हुए जेसन अचानक पूछता है कि क्या आर्चड्यूक ने उसे आर्चड्यूक पोजीशन का वादा किया था और सीक्रेटली बर्जे डियास पर नजर रखने को कहा था। विवियन शॉक में उछल पड़ती है, लेकिन जेसन शांति से कहता है कि वो इस मेथड को अच्छी तरह जानता है, क्योंकि कभी कभी वो खुद भी इसका इस्तेमाल करता है। बैंगनी एनर्जी में लिपटी उंगली उठाकर जेसन शांत आवाज में कहता है कि वो लोगों को डिस्पोजेबल इन्फॉर्मेंट्स की तरह इस्तेमाल करता है और फिर उन्हें फेंक देता है। वो ग्लोइंग फिंगर नीचे की तरफ स्नैप करती है। शॉक में हकलाती विवियन कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक इनविजिबल फोर्स उसे चेहरे के बल जमीन पर पटक देती है। ठंडी नजरों से उसे नीचे देखते हुए जेसन कहता है कि उसे बस छोड़ दिया गया है और उसे स्टूपिड सक्यूबस क्वीन कहकर बुलाता है। उसका चेहरा अंधेरा पड़ जाता है और वो विवियन को आदेश देता है कि अब से वो खुद सोचने की कोशिश बंद करे और बिना सवाल उसके हर शब्द को माने। जमीन पर कांपती हुई पड़ी विवियन डर से उसकी तरफ देखती है और धीरे से कहती है कि वो समझ गई। विशाल गोल चेंबर में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि विवियन कमरे से गायब हो जाती है। जेसन अकेला बैठा न्यूज़पेपर्स को देखता रहता है। न्यूज़पेपर्स अनाउंस करते हैं कि 10 स्टार्स हीरो डैपनर फिलिन मर चुका है, जबकि वॉटन कोलो को नया 10 स्टार्स हीरो चुना गया है। एक और हेडलाइन टावर ऑफ अर्गस्ट की लोकेशन रिवील करती है और ऐलान करती है कि अर्गस्ट के डीमन किंग को नया एलियास डीमन किंग ऑफ ब्लेजिंग फायर दिया गया है। दूसरी रिपोर्ट्स दावा करती है कि डैपनर फिलिन की मौत के बाद पूरे कॉन्टिनेंट में फैलती एंजाइटी के बीच हीरोज गिल्ड डीमन किंग के टावर कॉन्क्वेस्ट को पूरी सपोर्ट देगा।
न्यूज़पेपर्स के पास अकेला बैठा जेसन धीरे से कहता है कि दुनिया डर से कांप रही है, लेकिन फिर भी ये वो आउटकम नहीं है जो वो चाहता था। खाली चेयर और बिखरी हुई वाइन टेबल के पास पड़ी रहती है, जबकि वो कहता है कि विवियन ब्लंट को मैनिपुलेट करना आसान है, लेकिन असली प्रॉब्लम बर्जे डियाज है। ग्लोइंग विंडो के नीचे बैठा बर्जे दिखाई देता है, जबकि जेसन उसे एरोगेंट ब्लैक फ्लेम ड्रैगन कहता है। बैंगनी रोशनी जेसन के ग्लासेस पर चमकती है और वो कहता है कि वो बर्जे को थोड़ी देर और अकेला छोड़ना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं बची। अंधेरी क्रैक्स उसके चेहरे पर फैलने लगती है, जबकि वो आगे घूरते हुए कहता है कि अब उसे खुद बर्जे से निपटना ही पड़ेगा। आग के ऊपर उबलते बड़े सूप पॉट से भाप उठने लगती है। कैबिन की वुडन सीलिंग पर वार्म गोल्डन लाइट्स चमक रही होती है। बेड पर कंफ्यूज्ड नजरों के साथ लेटा बर्जे धीरे से पूछता है कि वो कहाँ है। फायरप्लेस के पास मुस्कुराती खड़ी एरनान पूछती है कि क्या डीमन किंग जाग गया, और उसे थोड़ा सूप ऑफर करती है। शांत कैबिन को डिसबिलीफ में घूरते हुए वो सोचता है कि क्या ये जगह सच में उसके टावर के अंदर है, जबकि नरेशन रिवील करता है कि ये टावर ऑफ बर्जे के 4th फ्लोर पर मौजूद एरनान का घर है। बेड से उठते हुए वो पूछता है कि कितना समय बीत चुका है और वो लोग टावर में कैसे आए, जबकि एरनान खुशी से कहती है कि चिंता की बात नहीं, क्योंकि किसी ने उन्हें पकड़ा नहीं। फ्लैशबैक में एरनान उसे उठाकर 5th फ्लोर विंडो से अंदर घुसती दिखाई देती है और वो बताती है कि गॉर्डन वहां नहीं था और टावर में आए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। नीली एनर्जी उसके शरीर को घेर लेती है, जबकि वो अपने हाथों को घूर कर कहता है कि उसका एग्जॉस्टेड बॉडी तो कोलैप्स हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वो अपने अंदर पावर सर्ज महसूस कर रहा है। नेरोनियल उसकी तरफ देखते हुए शांत आवाज में रिवील करती है कि उसने अपनी मना डीमन किंग के साथ शेयर की थी, जिससे वो शॉक में पड़ जाता है कि एक स्पिरिट ने उसे मना देकर रिस्टोर किया। नेरोनियल समझाती है कि समनिंग बीस्ट एब्जॉर्ब करने के बाद उसके शरीर में मना एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी आ गई है, जिससे वो स्पिरिट्स की कम्युनिकेशन मेथड इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो शर्म से कांपने लगती है और चीख कर कहती है कि उसने उसे टच और हग किया था और अब वो शॉक से मरने वाली है। दोनों के बीच खड़ा डीमन किंग एरनान को कहता है कि वो इस मैटर को सीक्रेट रखे, क्योंकि वीकनेस दिखाने से लीडरशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उंगली उठाकर एरनान कहती है कि वो समझ गई, लेकिन बदले में उसकी एक कंडीशन है। चमकती मुस्कान के साथ एरनान एक्साइटेड होकर उससे कहती है कि बाद में वो उसकी एक विश पूरी करे। डीमन किंग धीरे से विश शब्द दोहराता है, फिर अग्री कर लेता है जब तक रिक्वेस्ट रीजनेबल रहे, जबकि एरनान खुशी से उछल पड़ती है। अचानक डीमन किंग के सामने एक कम्युनिकेशन मैसेज दिखाई देता है जो वार्निंग देता है कि एक प्रॉब्लम आ गई है। वो पूछता है क्या हुआ, और रिपोर्ट में हिल्डेरन किंगडम का नाम आने लगता है। गॉर्डन घबराकर रिपोर्ट देता है कि हीरोज ने उनके टावर की लोकेशन खोज ली है और वो फिर से हीरोज जर्नी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। डीमन किंग फ्लोटिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल को घूरता रहता है, जबकि रिपोर्ट में बताया जाता है कि डैप्नर फिलियन ने मरने से पहले टावर ऑफ अर्गस्ट की लोकेशन रिवील कर दी थी। डीमन किंग के चेहरे पर टेंशन उभर आती है, क्योंकि उसे याद आता है कि इस डायमेंशन में कम्युनिकेशन मैजिक नहीं है, और वो सोचता है कि शायद डैप्नर ने उनसे मिलने से पहले ही कैरियर पिजन्स भेज दिए थे। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है, क्योंकि फोनिक्सेस मास्टर फाइल होने की बात कभी रिपोर्ट नहीं हुई, जिससे वो सोचने लगता है कि शायद ये डिस्गाइज में ब्लेसिंग हो सकती है। एरनान ग्लोइंग आर्टिकल की तरफ झुककर कंफ्यूजन में देखती है, क्योंकि उसे रिपोर्ट के अंदर कुछ नोटिस होता है। रूम के अंदर खड़े वो दोनों सुनते हैं, जबकि आर्टिकल रिवील करता है कि नई हीरोज जर्नी अब तक के सबसे बड़े स्केल पर सभी 10 स्टार हीरोज को इकट्ठा करेगी, और इसकी प्रेपरेशंस में कम से कम 6 महीने लगेंगे। अंधेरे रूम में अकेला खड़ा डीमन किंग शॉक में सिर झुका लेता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि टावर की लोकेशन पहले ही एक्सपोज हो चुकी है। एवलांच और जाइंट मॉन्स्टर की इमेजेस सामने आती है, जबकि डीमन किंग समझ जाता है कि मल्टीपल 10 स्टार हीरोज के आने के बाद मॉन्स्टर ल्योर्स या एवलेंचेस जैसी ट्रिक्स अब काम नहीं करेंगी। खून जैसे लाल आसमान के नीचे टावर खड़ा दिखाई देता है, जबकि डीमन किंग समझता है कि अब से सिर्फ 6 महीने बाद सैकड़ों हीरोज पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचेंगे। टूटे हुए थ्रोन के सहारे झुका डीमन किंग सोचता है कि क्या उसकी डेस्टिनी हमेशा खिलौने की तरह इस्तेमाल होकर मारे जाने की ही है। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है, जबकि वो आने वाली डिजास्टर को रोकने का कोई पॉसिबल तरीका ढूंढने की कोशिश करता है। डीमन किंग का हाथ पकड़कर एरनान कहती है कि उसे एक ऐसा मेथड पता है जिसे सिर्फ डार्क स्पिरिटिस्ट यानी डीमन किंग की सबऑर्डिनेट इस्तेमाल कर सकती है। उसका प्रपोजल सुनने के बाद डीमन किंग चुपचाप नजरें झुका लेता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल जाती है और वो हंसते हुए कहता है कि ये आइडिया बहुत रिडिकुलस लग रहा है और इसका नाम भी काफी चाइल्डिश है। उसका एक्सप्रेशन स्टेडी हो जाता है और वो अननेसेसरी चिंता कराने के लिए माफी मांगते हुए सबको तुरंत स्ट्रैटेजी मीटिंग शुरू करने का आदेश देता है। अपना रिजॉल्व मजबूत करते हुए डीमन किंग कसम खाता है कि वो उन हीरो से रिवेंज लिए बिना नहीं गिरेगा
जिन्होंने उसके साथ खेलकर उसे मार डाला था। एरनान उसकी तरफ देखती है और रिवील करती है कि हिल्डेरन की हीरोज जर्नी को रोकने का एकमात्र तरीका उसकी यंग सिस्टर एलेना को किडनैप करना है। डीमन किंग शॉक में उसे घूरते हुए बड़बड़ाता है, क्या? उसका हाथ पकड़कर चमकती आंखों के साथ एरनान एक्साइटेड होकर कहती है कि हीरोज जर्नी रोकने के लिए उन्हें एलेना को बचाना होगा। डीमन किंग नजरें झुका लेता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि एलेना हिल्डेरन की 13th प्रिंसेस है, वही लड़की जिसे वो शुरू से किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा था। सीने पर हाथ रखकर एरनान समझाती है कि एलेना उसकी यंग सिस्टर है और अलग मदर्स होने के बावजूद वो दोनों असली सिस्टर्स जितनी क्लोज है। न्यूज़पेपर में एलेना की इमेज को घूरते हुए वो कहती है कि आर्टिकल में दावा किया गया था कि एलेना को डीमन किंग ऑफ एब्सोल्यूट हार्डनेस ने किडनैप किया है, जिससे वो उसकी सेफ्टी को लेकर वरीड हो गई। आर्म्स फोल्ड करके उसके सामने खड़ा डीमन किंग कहता है कि दूसरे डीमन किंग्स हॉस्टेजेस के साथ उसकी तरह बिहेव नहीं करते, जबकि वो जल्दी से इंसिस्ट करती है कि ये अकेली वजह नहीं है। रोज में पड़े पेशेंट्स ग्लोइंग मना डिवाइसेस से जुड़े दिखाई देते हैं, जबकि एरनान रिवील करती है कि एलेना पर वर्ल्ड ट्रीज चाइल्ड की मैजिक इस्तेमाल की गई थी, वही मना सेंसिटिविटी एनहांसमेंट जिसका वो पहले जिक्र कर चुकी थी, और एलेना भी उन्हीं में से एक है। मूनलिट स्काई के नीचे एलेना अकेली विंडो के पास खड़ी रहती है, जबकि एरनान समझाती है कि उसकी तरह एलेना की मना सेंसिटिविटी अपनी लिमिट से आगे निकल गई थी, जिससे उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया। ग्लोइंग मना बॉल पकड़े एलेना को देखते हुए एरनान कहती है कि अगर वो मना की कमी वाले टावर के अंदर रहे और मना को सही तरीके से कंट्रोल करना सीख जाए तो वो बेहद पावरफुल बन सकती है। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ देखते हुए एरनान कहती है कि वो इसकी गारंटी दे सकती है। डीमन किंग सोचते हुए नजरें झुका लेता है और मानता है कि एरनान जैसी एबिलिटीज वाला एक और इंसान होना यूजफुल रहेगा। डिसबिलीफ में उसे घूरते हुए वो बड़बड़ाता है कि किसी प्रिंसेस को रेस्क्यू करना तो हीरोज का काम होता है, लेकिन एरनान तुरंत मुस्कुराकर कहती है कि वो ये काम किसी हीरो से ही करवा सकते हैं। एरनान के चेहरे पर घबराहट वाला पसीना बहने लगता है, जबकि वो गर्व से कहती है कि लोगों को ऑर्डर देना उसके लिए नेचुरल है क्योंकि वो एक प्रिंसेस है। डीमन किंग का चेहरा सख्त हो जाता है और वो हिलन कारगिल को 13th प्रिंसेस को बचाने के लिए हीरोज जर्नी ऑर्गेनाइज करने का आदेश देता है। गॉर्डन शॉक में चिल्ला पड़ता है, क्या? एक और प्रिंसेस? टावर ऑफ एब्सोल्यूट हार्डनेस ऊंचों के ऊपर एक विशाल आयरन फोर्ट्रेस की तरह खड़ा दिखाई देता है। डीमन किंग के चेंबर के अंदर उगर नीचे खबरजे को घूरते हुए कहता है कि उसने सुना है एक और हीरो जर्नी उसके टावर पर हमला करने की तैयारी कर रही है। गुस्से भरी मुस्कान के साथ आगे झुकते हुए उगर पूछता कि वो उस इडियट की मदद क्यों करे जिसने डीमन किंग स्टैंडर्ड्स की इंसल्ट की थी। बैंगनी एनर्जी का विस्फोट पूरे फ्लोर पर फैल जाता है और बर्जे ठंडी आवाज में उसे बेवकूफ कहता है। उगर के हवा में तैरते हुए बर्जे कहता है कि वो उससे फेवर मांगने नहीं आया बल्कि उसकी मदद करने आया है, क्योंकि हीरोज जर्नी इस टावर को टारगेट कर रही है। विशाल डीमन किंग की तरफ देखते हुए बर्जे कहता है कि अगर उगर किडनैप्ड 13th प्रिंसेस को फर्स्ट फ्लोर पर रख दे, हीरोज जर्नी बस उसे रेस्क्यू करके वापस चली जाएगी। उगर उसे घूरते हुए चिल्लाता है कि किसी नई हीरो की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जबकि बर्जे शांत आवाज में टाइटन की इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिमिट्स का मजाक उड़ाता है। गहरा लाल ग्लेयर उगर के चेहरे पर फैल जाता है और वो गुर्राते हुए पूछता है कि बर्जे उससे इतनी कैजुअली बात क्यों कर रहा है। टाइटन मैजिक से चमकते हुए उगर का विशाल शरीर कांप उठता है और वो दहाड़ता है कि स्टैंडर्ड्स की इंसल्ट करने के बाद बर्जे जरूरत से ज्यादा घमंडी हो गया है। अपना एक्सप्रेशन बदले बिना बर्जे अलग अलग किंगडम्स के कई प्रिंसेस और प्रिंसेसेस के नाम गिनाने लगता है। उगर का विशाल हाथ बर्जे के ऊपर रुक जाता है, जबकि वो चुपचाप उसके सामने तैरता रहता है। हवा में आर्म्स क्रॉस करके तैरते हुए बर्जे कहता है कि सक्सेशन से बाहर किए गए रॉयल्स या हीरोज जर्नी शुरू करने के रिसोर्सेज न रखने वाले रॉयल्स को किडनैप करने पर हीरोज जर्नी ट्रिगर नहीं होगी। उगर के चेहरे पर पसीना बहने लगता है और वो मान लेता है कि उसने खुद भी उन रॉयल्स को टारगेट करने के बारे में सोचा था। फिर पूछता है कि बर्जे को ये जानकारी कैसे मिली। बर्जे के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है और वो पूछता है कि क्या ये सच में मैटर करता है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज टावर की सेफ्टी है। विशाल उगर के नीचे खड़ा बर्जे कहता है कि अगर 13th प्रिंसेस वाली हीरो जर्नी की इंफॉर्मेशन गलत भी निकले तब भी फर्स्ट फ्लोर पर एक हॉस्टेज रखने से टावर को कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी आवाज धीमी करते हुए उगर आखिर पूछता है कि बर्जे उसकी मदद क्यों करना चाहता है और उसे असल में चाहिए क्या। बर्जे के चेहरे पर तेज मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उगर पूरी तरह बेट में फंस चुका है। हथियारों से लैस हीरोज की भीड़ बैटलफील्ड में भर जाती है, जबकि बर्जे कहता है कि अरेन में सिर्फ ब्रूट फोर्स कभी भी हीरोज की भारी संख्या को नहीं रोक सकती। खाली हॉल उसके पीछे फैला रहता है और बर्जे सोचता है कि उगर अंदर ही अंदर समझ चुका है कि वो अकेले हीरोज को रोकने जितना स्मार्ट नहीं है। एलेना की इमेज उसकी आंखों के सामने चमकती है, जबकि बर्जे सोचता है कि उगर सिर्फ उन्हीं रॉयल्स को किडनैप करता है
जिनसे हीरोज जर्नी ट्रिगर नहीं होगी, क्योंकि वो हीरो से डरता है। उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है जब वो कहता है कि रिग्रेशन के बाद भी कुछ नहीं बदला। रोशनी में खड़े एक आदमी की तरफ विशाल फिगर हाथ बढ़ाती है, जबकि बर्जे कहता है कि बेवकूफ, अगर आखिरकार उसी इंसान से चिपक जाएगा जो इस दुनिया में उसकी उम्मीद की किरण बन सकता है। मुस्कुराते हुए जेसन के पीछे बैंगनी एनर्जी फूट पड़ती है और बर्जे उसका नाम जेसन कॉचमन बताता है। उसके कदमों की आवाज फ्लोर पर गूंजती है, जबकि वो शांत आवाज में कहता है कि उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। बर्जे के ये कहने के बाद कि वो सिर्फ इतना मानता है कि एक महान डीमन किंग को ज्यादा समय तक जीना चाहिए, उगर चुप हो जाता है। बर्जे मन ही मन फैसला करता है कि वो खुद को उगर का सबसे भरोसेमंद इंसान बनाएगा और साथ ही जेसन के फ्यूचर एलाइज में से एक को खत्म भी करेगा। सीन बदलकर गोल्डन मून मर्चेंट गिल्ड बेस पर पहुंच जाता है और फिर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल स्टेशन दिखाई देता है जहां एक ग्रुप निकलने की तैयारी कर रहा होता है। अब फाइल का डिस्गाइज पहने बर्जे पूछता है कि हीरोज जर्नी की सारी प्रेपरेशंस पूरी हो गई या नहीं। हिलन नाम का एक कॉन्फिडेंट यंग हीरो जवाब देता है कि सब तैयार है और वो लोग तुरंत निकल सकते हैं। आर्चमेज रोजल समझाती है कि उसने टावर रेड की निगरानी खुद करने के लिए वॉलंटियर किया, क्योंकि वो पहले कई बार टावर ऑफ एब्सोल्यूट हार्डनेस क्लाइम कर चुकी है। उधर स्कारलेट हॉक मर्सनरी गिल्ड उत्साह से अपने मिस्टीरियस बेनिफैक्टर के आसपास इकट्ठा हो जाती है और गर्व से ऐलान करती है कि इस रेड में वो अपनी गिल्ड की असली ताकत दिखाएगी। ग्रुप की तरफ देखते हुए बर्जे कहता है कि सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ही काफी होना चाहिए। फिर वो ग्रनाडा और अमन कत्रशु से एल्फ स्लेव्स के बारे में पूछता है। अमन बताता है कि पूरे कॉन्टिनेंट से 33 एल्फ स्लेव्स को रेस्क्यू किया गया है और उन सभी ने अपनी मर्जी से ग्रनाडा के प्रति लॉयल्टी स्वेयर की है। जेटोसन गर्व से डींग मारते हुए कहता है कि उसकी मदद के बिना उनमें से कोई बार्गेन तक नहीं कर पाता। गोल्ड पाउच देते हुए बर्जे सबको बताता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है और कहता है कि वो उनसे जल्द फिर मिलेगा। ठंडी नजरों से आगे देखते हुए बर्जे ऐलान करता है कि हीरोज जर्नी अब निकल रही है और वो हिल्डेरन की 13th प्रिंसेस को रेस्क्यू करेंगे। गोल्डन मून मर्चेंट गिल्ड के अंडरग्राउंड वेयरहाउस के अंदर रेस्क्यूड एल्व्स बर्जे और ग्रनाडा के सामने फॉर्मेशन में खड़े रहते हैं। बर्जे पूछता है कि क्या उन्होंने सच में ग्रनाडा के प्रति लॉयल्टी स्वेयर की है और ग्रनाडा कंफर्म करता है कि उन्होंने खुद वर्ल्ड ट्री की कसम खाई है। रेस्क्यूड एल्व्स मुस्कुराते हुए बताते हैं कि ग्रनाडा ने उन्हें जिंदगी भर की डिस्ग्रेस से बचाया है और ग्रैटिट्यूड दिखाना तो सबसे छोटी बात है। एक एल्फ आगे बढ़कर कहता है कि महान ग्रनाडा की सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात भी है। बर्जे के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल जाती है और वो धीरे से कहता है, बहुत बढ़िया, फिर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बर्जे की पीठ के पीछे काले विंग्स फूट पड़ते हैं और बैंगनी डीमोनिक एनर्जी पूरे वेयरहाउस में फैल जाती है, जबकि स्टन्ड एल्व्स शॉक में उसे घूरते रहते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो डीमन किंग ऑफ ब्लेजिंग फायर के वैसल्स बन चुके हैं। उनके रिएक्शन से बिल्कुल अनअफेक्टेड दिखते हुए बर्जे सोचता है कि आखिर एल्व्स हमेशा एक जैसा रिएक्शन क्यों देते हैं जब भी वो बताता है कि वो डीमन किंग है। ग्रनाडा सिर झुकाकर सच छिपाने के लिए माफी मांगता है और मान लेता है कि उसने पहले ही वर्ल्ड ट्री के सामने डीमन किंग के प्रति लॉयल्टी स्वेयर कर दी थी। रेस्क्यूड एल्व्स गुस्से से फट पड़ते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि वर्ल्ड ट्री को बीट्रे करना नामुमकिन होना चाहिए। ग्रनाडा चिल्लाकर कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो इंसानों से रिवेंज लेने के लिए किया है और वो अपनी ह्यूमिलिएशन कभी नहीं भूल सकता। ह्यूमैनिटी से रिवेंज वाली ग्रनाडा की बात सुनकर एल्व्स अचानक चुप हो जाते हैं। ग्रनाडा के दिमाग में एक भयानक याद चमक उठती है, जिसमें हंसता हुआ इंसान रहम की भीख मांगती डरी हुई एल्फ वुमन की तरफ ब्लेड बढ़ा रहा होता है। एक और याद सामने आती है जिसमें एक एल्फ प्रिजनर ठंडी स्टोन केज के अंदर सिकुड़ी बैठी है, जबकि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि उसने सिर्फ स्लेव क्लोथ्स पहने हुए हैं। कांपता हुआ एक एल्फ मान लेता है कि इंसानों ने उसके साथ भी यही किया था और भीड़ में कई आवाजें वही नफरत दोहराने लगती है। रेस्क्यूड एल्व्स गुस्से से आगे घूरते हुए ग्रनाडा का सपोर्ट करने और ह्यूमैनिटी से रिवेंज लेने की मांग करने लगते हैं। बर्जे चुपचाप देखता है कि इंसानों की बदसूरती देखने के बाद प्योर एल्व्स भी इस हद तक गिर सकते हैं। बर्जे कम्युनिकेशन स्क्रीन के जरिए गॉर्डन को कांटेक्ट करता है और एल्व्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के साथ साथ उन लड़कियों को सीक्रेटली ह्यूमन सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट करने के राउट्स बनाने का आदेश देता है। बर्जे के दिमाग में एक अंधेरा विजन बनता है और वो कहता है कि 6 महीने बाद सभी 10 स्टार हीरोज उसे मारने के लिए इकट्ठा होंगे। नीली फ्लेम से घिरी शैडोड फिगर्स के बीच बर्जे फैसला करता है कि उस दिन से पहले उसे नए टैलेंट लाकर टावर को मजबूत करना होगा और अपना इन्फ्लुएंस फैलाना होगा। घूमती हुई फ्लेम्स के बीच ग्लोइंग ग्रीन आईज वाला फिगर खड़ा दिखाई देता है, जबकि बर्जे कहता है कि हीरोज जर्नी को डिले करने के लिए सोसाइटी में कियोस फैलाना भी जरूरी है। दृढ़ नजरों से आगे देखते हुए बर्जे खुद को याद दिलाता है कि सभी 10 स्टार हीरोज के इकट्ठा होने में सिर्फ 6 महीने बचे हैं
और वो किसी भी हालत में सर्वाइव करने की कसम खाता है। अंधेरे आसमान के नीचे चट्टानों के ऊपर विशाल टावर ऑफ एब्सोल्यूट हार्डनेस खड़ा दिखाई देता है। टावर ऑफ एब्सोल्यूट हार्डनेस के फर्स्ट फ्लोर के अंदर टूटे हुए पत्थरों वाले बैटलफील्ड पर मॉन्स्टर्स की लाशें और खून बिखरा पड़ा है। तबाह हो चुके फर्स्ट फ्लोर में चलते हुए एक मर्सनरी मजाक में कहता है कि शायद उसे मर्सनरी की नौकरी छोड़कर टावर चढ़ना शुरू कर देना चाहिए, जबकि रोजल सबको चेतावनी देती है कि सिर्फ इसलिए सावधानी कम न करें क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के मॉन्स्टर्स कमजोर है। अचानक एक हैरान आवाज हिलन कारगिल को पुकारती है और घोषणा करती है कि उन्हें वह मिल गई है। पत्थर के फर्श पर सिकुड़ी हुई बेहोश लड़की असल में किंगडम ऑफ हिल्डेरन की 13th प्रिंसेस एलिना हिल्डेरन निकलती है। ग्रनाडा एलिना को अपनी बाहों में उठाता है, जबकि हिलन कहता है कि प्रिंसेस मिल चुकी है, इसलिए अब उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, और वो खुद पीछे रहकर सुरक्षा देने की पेशकश करता है। टावर के एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए ग्रुप को ये अजीब लगता है कि डीमन किंग ऑफ एब्सोल्यूट हार्डनेस ने हॉस्टेज को फर्स्ट फ्लोर पर इतनी खुली जगह में छोड़ दिया, जबकि रोजल कहती है कि ऐसा लगता है मानो डीमन किंग चाहता था कि वे उसे बिना किसी विरोध के ले जाएं। प्रिंसेस को सुरक्षित बचाकर टावर से बाहर निकलते हुए हिलन कहता है कि शायद डीमन किंग उनसे डर गया था क्योंकि उनकी पार्टी को लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। रोजल अचानक शक भरी नजरों से हिलन को देखती है और कहती है कि टावर में दाखिल होने के बाद से उसका व्यवहार अजीब हो गया है। हिलन घबराकर हंसता है और पूछता है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन रोजल उसे याद दिलाती है कि जब वो उसकी असॉल्ट यूनिट में था तब वो शोहरत और पहचान पाने के लिए कितना जुनूनी था। वो बताती है कि पुराना हिलन तो डीमन किंग के चेंबर तक जाने की जिद करता, चाहे लोकप्रियता पाने के लिए उसे लापरवाही से अपनी हदें ही क्यों न पार करनी पड़ती। ये बातें सुनकर हिलन एकदम सन्न रह जाता है और उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है। अपने मन में वह घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं वह ज्यादा शांत तो नहीं दिखा, क्योंकि डीमन किंग पहले ही पूरी योजना उसे बता चुका था। रोजल उसे ध्यान से देखती है और फिर शांति से कहती है कि चाहे वो ज्यादा सोच रही हो या नहीं, उसका ये शांत और समझदार रूप कोई बुरी बात नहीं है। उस रात दृश्य बदलकर चांदनी में नहाए किंगडम ऑफ हिल्डेरन पर पहुंच जाता है, क्योंकि ग्रुप आखिरकार रेस्क्यू मिशन से लौट आता है। किंगडम ऑफ हिल्डेरन का भव्य बैंक्वेट हॉल इकट्ठा हुए नोबल से भर जाता है। रॉयल बैंक्वेट टेबल्स पर शानदार केक्स, डेजर्ट्स और महंगे व्यंजन सजे हुए हैं। जश्न के बीच किंग चेतावनी देता है कि अगर हिल्डेरन रॉयल फैमिली की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती तो भविष्य के हीरोज का मनोबल भी टूट सकता था। आंखें फैलाकर सामने देखते हुए किंग हिलन कारगिल की तारीफ करता है कि उसने इस आपदा को रोका और उसे हिल्डेरन का सच्चा हीरो घोषित करता है। रोजल के पास शांत मुस्कान के साथ खड़ा हिलन विनम्रता से कहता है कि मिशन सिर्फ उसकी मदद की वजह से सफल हुआ। किंग फिर से हिलन की तारीफ करता है और उसे विनम्र तथा सबके लिए उदाहरण बताता है, जबकि हिलन शालीनता से उसकी प्रशंसा स्वीकार कर लेता है। ग्रैंड बैंक्वेट हॉल में किंग के पास बैठा हिलन प्रिंसेस एलेना की गैर मौजूदगी नोटिस करता है और उसकी हालत के बारे में पूछता है। किंग शांति से बताता है कि एलेना अपने कमरे में आराम कर रही है और उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी सुरक्षा पहले से और मजबूत कर दी गई है। किंग के चेहरे पर एक गहरी नजर उभरती है और वो सोचता है कि कहीं हिलन को 13th प्रिंसेस से प्यार तो नहीं हो गया। किंग के चेहरे पर लालची मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अगर प्रिंसेसेस की शादी हिलन कारगिल से करा दी जाए तो वो पूरी तरह हिल्डेरन रॉयल फैमिली से बंध जाएगा। बैंक्वेट हॉल के सामने अपना ग्लास उठाकर किंग सबको इस दिन को याद रखने के लिए कहता है। हॉल में मौजूद मेहमान भी अपने वाइन ग्लासेस उठाते हैं, जबकि किंग टावर ऑफ एब्सोल्यूट हार्डनेस को नष्ट करने और प्रिंसेस एलिन को बचाने के लिए हिल्डेरन के हीरो हिलन कारगिल की प्रशंसा करता है। अपने ड्रिंक्स ऊंचे उठाए हीरोज को रात का आनंद लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि किंग पूरा बैंक्वेट उन्हीं के नाम समर्पित कर देता है। किंग गरज कर कहता है कि कोई भी कभी हिल्डेरन को नीचा नहीं दिखा सकेगा और घोषणा करता है कि ये किंगडम आसमान के नीचे गर्व से खड़ा है। पूरे हॉल में वाइन ग्लासेस उठ जाते हैं, जबकि भीड़ चिल्लाती है कि हिल्डेरन हमेशा समृद्ध रहेगा और किंग अमर रहे। चांदनी भरे आसमान के नीचे दूर पैलेस टावर्स के ऊपर एक चमकता हुआ हरा सिग्नल लहराता है। किंग के पैलेस के पास अलग थलग खड़ा एनेक्स टावर रात के आसमान के नीचे शांत दिखाई देता है। एक छोटा स्पिरिट रात के आसमान में तैरता हुआ आगे बढ़ता है। फेशियल रिकॉग्निशन जैमिंग मास्क पहने एरनान टावर के अंदर दौड़ती है और कहती है कि डिमोनिक एनर्जी महसूस कर सकने वाले सारे हीरोज इस समय कैसल में बैंक्वेट का आनंद ले रहे हैं। बर्जे के चारों ओर डार्क एनर्जी घूमती है, जबकि वो उसे चेतावनी देता है कि आउटपुट बहुत ज्यादा न बढ़ाएं, क्योंकि दूर मौजूद हीरोज भी इसे महसूस कर सकते हैं। टावर की लंबी सीढ़ियों के अंदर वे अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि एक तेज चेतावनी गूंजती है कि इंट्रूडर्स घुस आए हैं और बेल बजाने का आदेश दिया जाता है। एक गार्ड विशाल बेल की तरफ दौड़ता है, तभी तैरता हुआ नीला स्पिरिट अचानक उसका रास्ता रोक लेता है। आत्मविश्वास से आगे इशारा करते हुए एरनान चिल्लाती है
कि वो खुद को कमजोर समझे जाने नहीं देगी। विशाल वाटर स्पिरिट टावर चेंबर में फट पड़ता है और गार्ड्स हथियारों तथा बेल को हवा में उछाल देता है। गार्ड्स घबराकर उस विशाल वाटर स्पिरिट की तरफ देखते हैं, जबकि उनमें से एक हैरानी से चिल्लाता है कि ये वाटर स्पिरिट क्या है और पूछता है कि इंट्रूडर्स कौन है। मास्क के पीछे मुस्कुराती एरनान गर्व से खुद को डीमन किंग ऑफ ब्लेजिंग फायर की सेवा करने वाले 4 हेवनली किंग्स में से एक बताती है और कहती है कि वह एक डार्क स्पिरिटिस्ट है। अपने बगल की तरफ इशारा करते हुए एरनान अर्गस्त से आए अपने साथी का परिचय देना शुरू करती है, लेकिन अचानक शौक में रुक जाती है। बर्जे का पंजेदार हाथ आगे बढ़ता है और वो ठंडी आवाज में कहता है कि उसे कम आका जाना पसंद नहीं और वह इसे जल्दी खत्म करना चाहता है। एरनान झुंझलाकर हाथ पैर चलाने लगती है और चिल्लाती है कि वो अभी डीमन किंग का परिचय ही दे रही थी। हथियारबंद गार्ड्स दोनों को अविश्वास से देखते हैं और पूछते हैं कि क्या डीमन किंग और 4 हेवनली किंग्स में से एक प्रिंसेस को अगवा करने आए हैं। बर्जे टावर के बीचों बीच ऊपर की तरफ छलांग लगाता है और पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगा था कि वो खिड़कियों पर डाली गई शक्तिशाली डिफेंसिव मैजिक को नहीं पहचान पाएगा। सीढ़ियों के ऊपर तलवार निकाले खड़ा गंजा गार्ड चिल्लाता है कि इंट्रूडर्स प्रिंसेस को हीरोज को बिना बताए चुपचाप अगवा करना चाहते हैं, यानी वो अभी डीमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हिल्डेरन के गार्ड्स तलवारें उठाकर आगे बढ़ते हैं और चिल्लाते हैं कि सब मिलकर डीमन किंग ऑफ ब्लेजिंग फायर को रॉयल गार्ड का आतंक दिखाएं। चारों तरफ से घिरा बर्जे शांति से मानता है कि वो अभी डीमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि हीरोज को बुलाना सिर्फ परेशानी बढ़ाएगा। अचानक उसके चारों ओर गहरा लाल ऑरा फैल जाता है और वो ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या गार्ड्स सच में मानते हैं कि उसकी डीमोनिक पावर्स के बिना भी वे उसे संभाल सकते हैं। गार्ड्स तुरंत डर से जम जाते हैं, क्योंकि बर्जे से निकलता दबाव पूरे टावर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उसी क्षण ये भयानक कंपन आखिरकार प्रिंसेस के बेडरूम तक पहुंच जाता है और शैंडलियर तथा फर्नीचर हिलने लगते हैं, जबकि नींद में डूबी सुनहरे बालों वाली प्रिंसेस उलझन में अपनी आंखें खोलती है। गिरे हुए गार्ड्स के बीच खड़ा बर्जे बताता है कि उसने अपनी ताकत को नियंत्रित किया ताकि पूरा टावर न गिर जाए, और फिर घोषणा करता है कि अब सिर्फ एक गार्ड बचा है। गंजे गार्ड के चेहरे पर पसीना बहने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि रॉयल फैमिली के सबसे ताकतवर गार्ड्स को इतनी आसानी से हरा दिया गया, और अब उसे समझ आता है कि बर्जे को डीमन किंग क्यों कहा जाता है। गार्ड अपनी तलवार घुमाता है और नीली स्लैश वेव्स सीढ़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। गार्ड्स में से एक दीवार तोड़ते हुए बाहर जा गिरता है और सोचता है कि उसे तुरंत हीरोज को बुलाना होगा। चमकते हुए पत्थरों के टुकड़े हवा में उठने लगते हैं, जबकि गंजा गार्ड अविश्वास से देखता है कि टूटी हुई सीढ़ियां फिर से अपनी पुरानी हालत में लौट रही है। गंजा गार्ड आधा दीवार में फंसा रह जाता है और डार्क स्पिरिटिस्ट के बारे में चिल्लाता है, जबकि बर्जे के पास खड़ी एरनान धीरे से माफी मांगती है। बेहोश गार्ड से घिरी एरनान कहती है कि अगर प्रिंसेस को बचाए जाने के एक दिन के भीतर फिर अगवा कर लिया गया तो किंगडम की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। एक दस्ताने वाला हाथ धीरे धीरे प्रिंसेस के कमरे का दरवाजा खोलता है, जबकि बर्जे कहता है कि वो इसका इंतजार कर रहा था। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि वो हिल्डेरन की 13th प्रिंसेस एलेना हिल्डेरन के लिए आया है। अचानक उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि वो हैरानी में ठिठक जाता है। प्रिंसेस के मुंह से डर भरी चीख निकलती है और वो एरनान का नाम पुकारती है। एलेना अचानक आगे बढ़ती है और एरनान को कसकर गले लगा लेती है। आंसुओं से भीगा चेहरा लिए एरनान से चिपकी प्रिंसेस रो पड़ती है और कहती है कि सच में वही एरनान है। जब एलेना बार बार उसका नाम पुकारती रहती है, तब बर्जे चुपचाप पूछता है कि जैमिंग मास्क के बावजूद उसने उसे पहचान कैसे लिया। एरनान की छाती से लगी एलेना कहती है कि उसने वो लेटर पढ़ लिया था और उसे पता था कि डीमन किंग के साथ उसे बचाने सिर्फ उसकी बहन ही आ सकती है। जबकि बर्जे खाली नजरों से सोचता है कि क्या हिल्डेरन रॉयल फैमिली के सभी लोग एक जैसे सोचते हैं, क्योंकि दोनों बहनें इतनी समान हैं। अभी उलझन में खड़ा बर्जे पूछता है कि क्या वो हिल्लन को दिया गया लेटर था, और एरनान शांति से जवाब देती है कि उसे इसके बारे में पहले से पता था, क्योंकि ये सब उसके टावर में हुआ था। उसके हाथ में बैंगनी डीमोनिक एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जबकि एरनान पूछती है कि क्या उसे कभी उस लेटर की सामग्री जानने की जिज्ञासा नहीं हुई, और बर्जे जवाब देता है कि अगर कोई समस्या होती तो हिल्लन उसे जरूर बताता, क्योंकि लेटर खोलने का आदेश उसी ने दिया था। धधकती बैंगनी डीमोनिक एनर्जी से घिरा डीमन किंग शांति से कहता है कि अब वापस लौटने का समय आ गया है। तारों भरे आसमान के नीचे किंगडम शांत पड़ा रहता है। रॉयल बैंक्वेट टेबल पर कांपता हुआ एक सर्वेंट रिपोर्ट करता है कि 13th प्रिंसेस और ब्लैक फ्लेम्स का मामला फिर से सामने आ गया है। एक गॉबलेट मेज पर फिसल जाता है और उसमें भरी वाइन बाहर छलक पड़ती है। किंग के चेहरे पर नसें उभर आती है और वो गुस्से में चीखता है कि प्रिंसेस को फिर से अगवा कर लिया गया है। रात के आसमान के नीचे पैलेस खड़ा रहता है, जबकि किंग गरज कर घोषणा करता है कि बैंक्वेट रद्द किया जाता है और पूछता है कि आखिर
डीमन किंग ऑफ ब्लेजिंग फायर हिल्डेरन को कितना तुच्छ समझता है। टावर ऑफ फ्लेम्स बर्फीले पहाड़ों के बीच ऊंचाई तक उठता दिखाई देता है। टावर ऑफ फ्लेम्स के अंदर डीमन किंग जाइंट कैनन से भरे हॉल में दोनों सिस्टर्स के पास खड़ा रहता है। एलेना विशाल मना कैनन को हैरानी से घूरती है और एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या ब्लैकस्मिथ ने इसे खुद बनाया है। विशाल वेपन्स और मशीन से घिरे ड्वार्फ गर्व से खुद को लोगिया फ्रेडरिक बताता है और मना कैनन को अपनी क्रिएशन घोषित करता है। चमकती आंखों के साथ मुट्ठियां भींचकर एलेना एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या वो भी एक बनाना ट्राई कर सकती है, जबकि हंसता हुआ लोगिया तुरंत उसे अपनी असिस्टेंट बनाने की पेशकश कर देता है। डैमेज्ड प्रैक्टिस स्कैरक्रो उठाए कैदे लोगिया से उसे रिपेयर करने के लिए कहती है। फिर अचानक ग्रुप को नोटिस करती है। कैदे के पास खड़ी एलेना शर्माते हुए कहती है कि वो कितनी प्रिटी है और आर्मोर के अंदर से भी वो बता सकती है कि कैदे की बॉडी कितनी सॉलिड है। कैदे एक्साइटमेंट में एरनान से कसकर चिपक जाती है, जबकि एरनान एलेना को अपनी यंगर सिस्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। स्टंट कैदे के पास खड़ी एरनान समझाती है कि एलेना बहुत सिंसियर है और उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अपने रूम में बेड पर पड़े हुए बिताया है। ग्लोइंग मशीनरी के सामने एलेना चमकती मुस्कान के साथ खड़ी रहती है, जबकि एरनान कहती है कि वो दुनिया जिसे वो पहले सिर्फ बुक्स के जरिए जानती थी अब आखिरकार उसके लिए रील बन रही है। और फ्लस्टर्ड कैदे धीरे से सोचती है कि क्या वो सच में इतनी प्रिटी है। गॉर्डन घबराकर डीमन किंग से चिल्लाता है कि ड्वार्व्स, एल्व्स, हीरोज और प्रिंसेस नाइट्स तक तो ठीक था, लेकिन अब एक चाइल्ड को भी डीमन किंग के टावर में रहने देना हद से ज्यादा है। एलेना शॉक में खड़े गॉर्डन के पास जाती है और धीरे से पूछती है कि क्या वो एडजुटेंट गॉर्डन है। कांपते गुस्से के साथ गॉर्डन हिल्डेरन की 13th प्रिंसेस को वार्निंग देता है कि वो उससे बात न करे, क्योंकि डीमन किंग के किसी ब्रैड को पालने की रूमर्स टावर के फेयर और डिग्निटी दोनों खत्म कर देंगी। चमकती मुस्कान के साथ एलेना कहती है कि उसने सुना है गॉर्डन हमेशा डिलिशियस मील्स तैयार करता है, टावर मैनेज करता है और पीछे रहकर सबसे ज्यादा मेहनत करता है। एलेना गहराई से झुककर गॉर्डन को अपनी सिस्टर की हमेशा मदद करने के लिए दिल से धन्यवाद देती है। एलेना की बातें सुनने के बाद गॉर्डन पीठ घुमाए चुपचाप वही जमकर खड़ा रह जाता है। अपनी सिस्टर के पास एक्साइटेड होकर उछलती एलेना कहती है कि डीमन किंग का टावर उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ सब साफ है, कोई डरावने मॉन्स्टर्स नहीं है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जबकि पीछे खड़ा गॉर्डन चुपचाप कांपने लगता है। एलेना की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए डीमन किंग सोचता है कि आखिर उसे चार्म करने के लिए वो कैसी स्वीट टॉक इस्तेमाल करेगी। फिर वो पूछता है कि उसकी सिस्टर ने लेटर्स में उसके बारे में क्या लिखा था, जिससे एलेना शॉक में जम जाती है। एलेना घबराकर ऊपर डीमन किंग की तरफ देखती है और लेटर्स में लिखी बातों को लेकर हिचकिचाने लगती है। अपनी सिस्टर की तरफ स्टिफ एक्सप्रेशन के साथ मुड़कर एलेना धीरे से जवाब देना शुरू करती है, लेकिन फिर अचानक चुप हो जाती है। एरनान का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो बिना कुछ बोले कांपने लगती है। अपनी सिस्टर के पीछे खड़ी एलेना जल्दी से बोल पड़ती है कि उसे कुछ नहीं पता, जबकि डीमन किंग कंफ्यूजन में उसे देखता रहता है। एलेना को अपने पास पकड़ते हुए एरनान समझाती है कि 13th प्रिंसेस पहले इतनी बीमार थी कि वो मुश्किल से अपने बेड से उठ पाती थी, लेकिन डीमन किंग के टावर ने उसे बदल दिया। जब एलेना अपनी सिस्टर की कमर से लिपटी रहती है, तब वो समझाती है दैट एलेना मना ओवरलोड से पीड़ित है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी इन्नेट मना एक ऐसे शरीर में बंद है जो उसे संभालने के लिए बहुत कमजोर है। टावर ऑफ फ्लेम्स और स्पिरिट ब्लॉसम्स की इलस्ट्रेशन दिखाई जाती है, जबकि एक्सप्लेनेशन में बताया जाता है कि डेंस डिमोनिक एनर्जी नेचुरली मना को डिप्लीट करती है। अपनी सिस्टर के सहारे शांत खड़ी एलेना के सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी हालत के बारे में और बताया जाता है कि उगर के टावर में उसकी कफिंग वहां मना डिप्लीट होने की वजह से हुई थी। हॉल में बाहें फैलाकर खुशी से दौड़ती एलेन को देखते हुए उसकी सिस्टर भरोसे से कहती है कि अब छोटी प्रिंसेस पूरी तरह रिकवर कर सकती है। दूर खड़े ग्रुप को देखते हुए डीमन किंग पूछता है कि क्या एलेना 6 महीनों में इतनी स्ट्रांग बन सकती है, जबकि एरनान मानती है कि फुल आर्चमेज बनना शायद इम्पॉसिबल हो, लेकिन अपर लेवल मेज तक पहुंचना फिर भी पॉसिबल है। बिना हिचकिचाए आगे बढ़ते हुए डीमन किंग इस प्लान को स्वीकार कर लेता है। ऐलान करता है कि 13th प्रिंसेस टावर के 3rd फ्लोर पर रहेगी और एरनान को उसका अच्छे से ख्याल रखने का आदेश देता है। जैसे ही वो जाने लगता है, एरनान अचानक उसे रोकती है और कहती है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो उससे कहती है कि एलेना को सीधे कॉम्बैट में हिस्सा न लेने दे, क्योंकि वो अभी ब्लडशेड देखने के लिए बहुत छोटी है। डीमन किंग चुपचाप याद करता है कि एरनान कभी एलेना की वजह से हिल्डेरन को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। फिर वो शांत आवाज में कहता है कि एलेना को अच्छे से बड़ा करो ताकि वो ऐसा कर सके। सीन बदलकर टावर ऑफ फ्लेम्स के 5th फ्लोर के स्ट्रैटेजी मीटिंग रूम में पहुंच जाता है। एक्सपैंडेड स्ट्रैटेजी रूम को डिसबिलीफ में घूरते हुए गॉर्डन डीमन किंग से बात करता है, जबकि डीमन किंग कैजुअली समझाता है कि उसने 13th प्रिंसेस को किडनैप करने से मिले पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इस जगह को एक्सपैंड किया है।
स्ट्रैटेजी टेबल के ऊपर ग्लोइंग मैप के पास खड़ा डीमन किंग समझाता है कि अगर उन्हें प्रॉपर सिस्टम के साथ हीरोज ऑफ द 10 स्टार्स का सामना करना है तो सिर्फ थ्रोन से सब कुछ हैंडल करना अब काफी नहीं होगा। टेबल के ऊपर झुककर डीमन किंग गॉर्डन को स्ट्रैटेजी रूम की पूरी अथॉरिटी दे देता है और कहता है कि फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली किसी भी फैसिलिटी को वो फ्रीली एक्सपैंड कर सकता है, जिससे गॉर्डन शॉक में चिल्लाकर उसका धन्यवाद करता है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ डीमन किंग कहता है कि हीरोज जर्नी को रोकने के लिए 2 चीजें जरूरी है, टावर को मजबूत करना और हीरोज ऑफ द 10 स्टार्स के गैदरिंग को डिले करना। टेबल के हेड पर बैठा डीमन किंग एल्व्स को फैलाने के बारे में पूछता है, जबकि गॉर्डन शांत आवाज में रिपोर्ट देता है कि गोल्डन मून मर्चेंट गिल्ड के जरिए ऑपरेशन स्मूथली चल रहा है। अचानक ऋतु की होलोग्राफिक इमेज दिखाई देती है और वॉरियर अर्जेंटली अनाउंस करता है कि एक प्रॉब्लम आ गई है, जिससे पूरा रूम स्टन रह जाता है। सीन बदलकर एहकन किंगडम के विशाल रॉयल टावर पर पहुंच जाता है, जहां खबर फैलती है कि प्रिंसेस एक बार फिर गायब हो गई है। रॉयल हॉल के अंदर घुटनों पर बैठा मैसेंजर किंग को एक लेटर देता है और अनाउंस करता है कि ये प्रिंसेस के रूम के अंदर मिला था। काइमरा इंग्रेडिएंट्स और कोल्ड माउंटेन लिखा चाइल्डिश ड्राइंग हाथ में पकड़े किंग समझ जाता है कि प्रिंसेस लाविनिया फिर से काइमरा इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने निकल गई है। किंग के चेहरे पर पसीना बहने लगता है और वो बड़बड़ाता है कि सिर्फ एक कोल्ड माउंटेन बचा है जहां प्रिंसेस अभी तक नहीं गई। किंग चिल्लाकर सर्च पार्टी को तुरंत अर्गस जाने और लाविनिया को सुरक्षित वापस लाने का आदेश देता है। एक विशाल बीस्ट छोटे मॉन्स्टर्स को चीरता हुआ निकल जाता है और बर्फ पर खून फूट पड़ता है। मॉन्स्टर के जॉस खून से ढके रहते हैं, जबकि वो एक और क्रीचर को अपने मुंह में कुचल देता है। अगस्त में बर्फ गिरती रहती है, जबकि विशाल बीस्ट्स फ्रोजन बैटलफील्ड के ऊपर खड़े रहते हैं। लाविनिया विशाल बीस्ट के सिर के ऊपर बैठी रहती है। बर्फीले बैटलफील्ड के ऊपर से कोई चुपचाप लाविनिया को देख रहा होता है। विशाल बीस्ट के ऊपर खड़ी लाविनिया बर्फीले पहाड़ों की तरफ चुपचाप देखती है और बड़बड़ाती है कि यहाँ उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कृतु रिपोर्ट देता है कि मॉन्स्टर्स को लीड करने वाली एक ह्यूमन मेज उनकी ट्राइब की टेरिटरी में घुस आई है। बर्जे और गॉर्डन प्रोजेक्टेड इमेज को घूरते हैं, जबकि रिपोर्ट में बताया जाता है कि वो लड़की टावर की तरफ बढ़ रही है और उसे आसानी से रोका नहीं जा सकता। प्रोजेक्शन को घूरते हुए बर्जे जम जाता है क्योंकि वो लाविनिया एहकन को पहचान लेता है। गॉर्डन समझाता है कि लाविनिया अरेन की इकलौती काइमरा क्रिएटर है, जबकि बर्जे पूछता है कि क्या डीमोनिक रियल में भी काइमरा क्रिएटर्स कॉमन नहीं है। बर्जे के चेहरे पर पसीना बहने लगता है और वो कहता है कि लाविनिया डीमन रियल्म के काइमरा क्रिएटर से बिल्कुल अलग लेवल पर खड़ी है और रिग्रेशन से पहले वो उसकी पावर देख चुका है। एक विशाल काइमरा आर्मी आगे बढ़ती दिखाई देती है, जबकि बर्जे बताता है कि लाविनिया ने कभी अकेले इन्वेड करके उसके लगभग सारे वैसल्स को किडनैप कर लिया था। डरा हुआ डीमन चीख उठता है, जबकि बर्जे बताता है कि उस समय टावर लगभग कोलैप्स हो गया था। अंधेरे में लाविनिया एहकन की ग्लोइंग स्माइल चमक उठती है, जबकि बर्जे बताता है कि उसे सोलो हीरोज जर्नियर का निकनेम मिला था। दूर से ग्रुप को देखते हुए बर्जे समझता है कि उसकी फुल स्केल एक्टिविटी तो 3 साल बाद शुरू होनी चाहिए थी और वो सोचता है कि शायद ड्रैक्सन की मौत ने उसे जल्दी मूव करने पर मजबूर कर दिया। टेबल के ऊपर झुककर बर्जे कहता है कि लाविनिया अपने इंग्रेडिएंट्स मिलने तक कभी नहीं रुकेगी और अगर वो संतुष्ट न हुई तो डीमन किंग के फ्लेश को भी टारगेट कर सकती है। फिर भी वो सवाल करता है कि आखिर उसने अगस्त को ही क्यों चुना। गॉर्डन वार्निंग देता है कि लाविनिया एहकन की 3rd प्रिंसेस है और सक्सेशन लाइन में काफी ऊपर है। मतलब अगर उसे मार दिया गया या किडनैप किया गया तो एहकन किंगडम इन्वेड कर देगा। बर्जे टेबल पर मुट्ठी भींचता है और कहता है कि अगर उन्हें हिल्डेरन की हीरोज जर्नी के साथ एहकन किंगडम का भी सामना करना पड़ा तो वो कभी नहीं जीत पाएंगे। बर्जे के चेहरे पर पसीना बहने लगता है और वो कृतु को फुल स्केल बैटल शुरू किए बिना लाविनिया को टावर से दूर ल्योर करने का आदेश देता है, जबकि गॉर्डन को टावर से सपोर्ट देने के लिए कहा जाता है और दोनों तुरंत आदेश स्वीकार कर लेते हैं। चुपचाप डोरवे से गुजरते हुए बर्जे इस सिचुएशन की तुलना ड्रैक्सन की मौत से पहले वाले समय से करता है और याद करता है कि तब उसने ड्वार्फ प्रिंसेस को ड्रैक्सन की तरफ भेजा था। खाली हॉल में बर्जे चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। बीच कदम पर रुकते हुए बर्जे समझ जाता है कि ये सिचुएशन जरूरत से ज्यादा फेमिलियर लग रही है और वो सोचने लगता है कि कहीं किसी ने जानबूझकर लाविनिया एहकन को उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं भेजा। बर्जे बर्फीले आसमान में उड़ते हुए कृतु को पूर्व की ओर पीछे हटने का आदेश देता है और दूर से एक आवाज जवाब देती है, जी सर। बर्फीले तूफान के बीच उड़ते हुए वो निष्कर्ष निकालता है कि लाविनिया एहकन बिना किसी जानकारी के यहाँ नहीं पहुंच सकती थी और किसी ने जानबूझकर उसे इस जगह तक पहुंचाया है। मुस्कुराते हुए जेसन कॉचमन की छवि उसके दिमाग में उभरती है और वह उसे इस पूरी स्थिति का सबसे संभावित मास्टरमाइंड मानता है। उसकी सिकुड़ी हुई आंखों में दृढ़ता आ जाती है और वो घोषणा करता है कि अगर इसके पीछे सच में जेसन है तो वो इसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। वो बर्फीले पहाड़ों को पार करता हुआ
तूफान से भरे आसमान में लंबी लकीरें छोड़ जाता है। जमी हुई वीरान जमीन पर एक विशाल काइमेरा घुटनों के बल बैठे कृतु के सामने खड़ी होती है। बर्फ में घुटनों के बल बैठा कृतु राहत महसूस करता है कि उसके अधीन लोग शायद सुरक्षित निकल गए हैं। मुस्कुराते हुए कबीले के लोगों की गर्मजोशी भरी छवि उसके मन में उभरती है और वो मानता है कि उसके बिना भी जब तक सब साथ रहेंगे कबीला बना रहेगा। बर्फ में अपनी कुल्हाड़ी उठाकर कृतु घोषणा करता है कि अगर वो अपने कबीले की रक्षा कर सकता है तो उसकी अपनी जान कोई बड़ी कीमत नहीं है। लाल आभा से घिरा वो सामने खड़े विशाल जानवरों का सामना करता है और डीमन किंग से माफी मांगता है। लाल चमकती आग के साथ वो दहाड़ कर कहता है कि डीमन किंग कृपया उसके कबीले का ख्याल रखें। बैंगनी आग की एक विशाल लहर पूरे बर्फीले बैटलफील्ड को निकल लेती है और उसके बीच मौजूद काइमराज को अपनी चपेट में ले लेती है। अपने चारों ओर उठती विशाल लपटों को देखकर कृतु उन्हें ब्लैक फ्लेम्स के रूप में पहचान लेता है। डीमन किंग कृतु के ऊपर खड़ा होकर पूछता है, क्या मैंने तुम्हें मरने का आदेश दिया था? चारों ओर तैरती बैंगनी लपटों के बीच डीमन किंग पूछता है, तुम्हें मरने की इजाजत किसने दी? डीमन किंग के सामने बर्फ में घुटनों के बल बैठा कृतु माफी मांगता है और कोई भी सजा स्वीकार करने की बात कहता है, लेकिन उसे सिर उठाने के लिए कहा जाता है। डीमन किंग उससे कहता है कि उसने एक चीफ के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है और उसे अपनी जान इतनी आसानी से नहीं गंवानी चाहिए। साथ ही ये भी जोड़ता है कि उसके जैसे वफादार अधीनस्थ आसानी से नहीं मिलते। अब भी बर्फ में घुटनों के बल बैठा कृतु शौक में डीमन किंग की तरफ देखता रहता है। बालों पर जमी बर्फ के साथ लाविनिया उलझन में सामने देखती है और धीरे से दोहराती है, डीमन किंग। धधकते बैंगनी बैटलफील्ड के सामने खड़ा डीमन किंग कहता है कि चीजें अच्छी तरह हुई है और काइमरा आर्मी काफी खतरनाक है। उसके हाथ में बैंगनी एनर्जी इकट्ठा होती है और वो कहता है कि उनकी संख्या थोड़ी भी कम करना बेहतर होगा। बहन की आवाज सुनकर लाविनिया उस दिशा में मुड़ जाती है। बैंगनी लपटों के सामने खड़े काइमरा मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, जबकि आवाजें प्रिंसेस को पुकारते हुए कहती है कि उसके पिता उसकी चिंता कर रहे हैं और बर्जे बताता है कि वे लाविनिया को ढूंढते हुए आए हैं। एहकन किंगडम का 5th प्रिंस केन एहकन बर्फीले तूफान की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है कि प्रिंसेस वही होगी, क्योंकि उसे तूफान के पार काइमराज दिखाई दे रहे हैं। बैंगनी लपटों के बीच खड़ा डीमन किंग कहता है कि उसका एहकन किंगडम से दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगली बार उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बैंगनी लपटें पूरे दृश्य को भर देती है, जबकि उसकी धमकी पूरे बैटलफील्ड में गूंजती है। बैंगनी लपटें बर्फीली हवा में तैरती रहती है। जैसे जैसे बैंगनी लपटें हटती हैं, बर्फ पर कई काइमरा क्रीचर्स अब भी दिखाई देते हैं। लाविनिया चुपचाप सामने देखती है और फिर से बुदबुदाती है, डीमन किंग। हरी बैरियर के नीचे सैनिक तेजी से आगे बढ़ते हैं और चिल्लाते हैं कि रोशनी इसी दिशा से आई थी। साथ ही प्रिंसेस को पुकारते हैं। बर्फ में एक छोटा गोल जीव एक नोट पकड़े खड़ा होता है, जबकि केन रुककर उसे उलझन से देखने लगता है। नोट पर लिखा होता है, जीतो, मुझे मत ढूंढना। हताश होकर सिर पकड़ते हुए केन अपनी बहन को पुकारता है और शिकायत करता है कि वो हर बार इसी तरह गायब हो जाती है, जबकि उसका साथी उसे खतरनाक मॉन्स्टर से टकराने से पहले वापस लौटने की सलाह देता है। हरी बैरियर के नीचे खड़ा केन कुछ देर चुप रहता है, फिर मान जाता है कि उसकी बहन मॉन्स्टर से कभी नहीं हारेगी और घोषणा करता है कि उसे डीमन किंग ऑफ ब्लेजिंग फायर ने अगवा नहीं किया है, इसलिए वे वापस लौट रहे हैं। बर्फ पहाड़ों पर उड़ती रहती है, जबकि एक अकेला काइमरा दूर चमकते लाल टावर को देखता है। खिड़की के पास खड़ा बर्जे कहता है कि लाविनिया एहकन तब तक वापस नहीं लौटेगी जब तक उसे वो चीज नहीं मिल जाती जो वो चाहती है, और जोड़ता है कि रिग्रेशन से पहले भी डीमन किंग का मांस पाने के उसके जुनून को देखते हुए उसने यही उम्मीद की थी। डीमन किंग को रिपोर्ट मिलती है कि एहकन के स्काउट्स अर्गस छोड़ चुके हैं और बर्जे पूछता है कि क्या प्रिंसेस उनसे मिलने के बाद अलग रास्ते से पहाड़ से नीचे उतरी थी। डीमन किंग निष्कर्ष निकालता है कि काइमरा मटेरियल्स के प्रति अपने जुनून की वजह से प्रिंसेस ने जानबूझकर सर्च पार्टी से पीछा छुड़ाया, और कहता है कि अगर उन्हें पता चल जाता कि वो टावर की तरफ जा रही है तो वे भी वहीं पहुंच जाते, सोचते हुए कि काइमरा प्रिंसेस खतरनाक अगस्त में हमेशा के लिए गायब भी हो सकती है। गॉर्डन रुक जाता है और बुदबुदाता है, हमेशा के लिए। डीमन किंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और वो कहता है कि एहकन किंगडम के पास उसे दोषी ठहराकर हमला करने का कोई बहाना नहीं बचेगा। गॉर्डन के चेहरे पर पसीना बहने लगता है और वो तुरंत पूरी ताकत से हमला करने का सुझाव देता है। चुपचाप सामने देखते हुए बर्जे सोच में डूब जाता है और मानता है कि उससे निपटने का शायद यही एक मौका है, लेकिन उसके मन में बेचैनी अब भी बनी हुई है। अपने पंख फैलाए लाविनिया के सामने हवा में मंडराते हुए डीमन किंग घोषणा करता है कि वो खुद उससे निपटेगा। लाविनिया विशाल काइमरा के ऊपर बैठी है, जबकि वो अपनी खोपड़ियों से ढकी हुई गर्दन उठाता है। घने काले फर के नीचे कई चमकती आंखें दिखाई देती है
और एक हैरान आवाज निकलती है, ये नहीं हो सकता। जेसन की चमकती आंख दिखाई देती है और वह बर्जे डियाज को देखकर समझ जाता है कि डीमन किंग खुद बाहर आया है ताकि टावर के अंदर छिपी चीज को बचा सके, और मानता है कि वो उम्मीद से कहीं ज्यादा सतर्क है। जेसन के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल जाती है और वो धीरे से नाम लेता है, बर्जे डियाज। अचानक बर्जे आवाज लगाकर कहता है कि उसे पता है जेसन उसकी बात सुन रहा है। विशाल काइमरा के ऊपर बैठी लाविनिया सुनती है, जबकि डीमन किंग कहता है कि उसे इस क्रीचर के भीतर जेसन की एनर्जी का हल्का निशान महसूस हो रहा है, और पूछता है कि क्या किसी डीमोनिक एनर्जी से भरे शरीर को मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कुर्सी पर आराम से बैठा जेसन उसकी समझदारी की तारीफ करता है और फिर जोड़ता है, लेकिन उसके टूटे हुए चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है और वो पूछता है कि सच जान लेने के बाद भी डीमन किंग आखिर कर क्या सकता है। बर्फीले मैदान में काइमराज की एक विशाल सेना फैली हुई दिखाई देती है, जबकि जेसन काइमरा आर्मी का सामना करने की तुलना किसी हीरो की यात्रा से करता है। डीमन किंग के हाथ में बैंगनी एनर्जी इकट्ठा होती है और वो देखता है कि यहाँ बहुत सारे काइमराज हैं, जिनमें से हर एक हाई रैंकिंग मॉन्स्टर के स्तर का है, और वो अपना ध्यान लाविनिया एहकन को पकड़ने पर केंद्रित करता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि काइमरा के भीतर जेसन की एनर्जी के अलावा भी कुछ मौजूद है। चमकती कम्युनिकेशन स्क्रीन की तरफ मुड़ते हुए डीमन किंग को हिलन कारगिल से नई जानकारी मिलती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि 10 स्टार हीरो रोजल चांद द्वारा हासिल किया गया मृत बीस्ट डीमन किंग का शव आखिरकार लाविनिया एहकन के हाथों में पहुंच गया था। विशाल काइमरा खड़ा दिखाई देता है, जबकि रिपोर्ट पुष्टि करती है कि बीस्ट डीमन किंग का शव लाविनिया एहकन ने हासिल किया था। काइमरा के चेहरे का क्लोजअप दिखाई देता है और उसकी चमकती हरी आंख सीधे सामने घूर रही होती है। डीमन किंग शौक में समझ जाता है कि ड्रैक्सन के शव को भी मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जेसन मुस्कुराकर इस बात की पुष्टि करता है और जोड़ता है कि काइमरा थोड़े समय के लिए ड्रैक्सन की जीवित अवस्था वाली गति की नकल कर सकता है। सिक्के, खजाने के संदूक और कीमती सामान चारों तरफ दिखाई देते हैं, जबकि जेसन कहता है कि आमतौर पर डीमन किंग्स खुद को डीमोनिक एनर्जी पॉइंट से मजबूत बनाते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पॉइंट्स पैसों में बदल दिए गए थे। लाविनिया काइमरा के ऊपर बैठी रहती है, जबकि जेसन चेतावनी देता है कि मौजूदा डीमन किंग ने खुद को बिल्कुल भी मजबूत नहीं किया है, इसलिए काइमरा और लाविनिया दोनों को हराना आसान नहीं होगा। चमकती आंखों से ढके कई डरावने काइमराज एक साथ खड़े दिखाई देते हैं, जबकि वो बताता है कि उसने कई काइमराज पर अपनी आंखें और कान लगा रखे हैं, और चेतावनी देता है कि डीमन किंग अगर लाविनिया का पीछा करता रहा तो उनमें से सिर्फ एक का भी टावर में पहुंचना बड़ी समस्या बन जाएगा। जेसन एक किताब दिखाता है और दावा करता है कि इसकी मदद से वो टावर के अंदर की पूरी स्थिति समझ सकता है और उसे जीतने के लिए सबसे सही रणनीति बना सकता है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो कहता है कि हीरोज डीमन किंग्स के खिलाफ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। साए में झुके हुए सिर के साथ डीमन किंग से पूछा जाता है कि अब वो क्या करेगा। डीमन किंग ऑफ ब्लेजिंग फायर बर्जे डियाज। बर्जे के चेहरे पर मजबूर मुस्कान आती है और वो मानता है कि जेसन ने उसे पूरी तरह अपने खेल में फंसा लिया है और उसका हाल भी ड्रैक्सन जैसा हो गया है। उसके दस्ताने वाले हाथ के चारों ओर बैंगनी एनर्जी चमकती है और वो घोषणा करता है कि एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। अपना क्लोक कसकर पकड़ते हुए वो खुद को तैयार करता है और कहता है कि अब जब बात यहां तक पहुंच ही गई है। वो अपना क्लोक उतार फेंकता है और घोषणा करता है कि अब सब कुछ दाव पर लगा दिया जाएगा। फिर लाविनिया एहकन का नाम पुकारता है। कम्युनिकेशन स्क्रीन पर दिखाई देता गॉर्डन घबराकर डीमन किंग को चेतावनी देता है कि उन काइमराज के सामने खुद को उजागर करना खतरनाक है। जेसन अपनी चमकती आंख सिकोड़ता है और सोचता है कि डीमन किंग आखिर करना क्या चाहता है। विशाल काइमरा के सामने खड़ा डीमन किंग लाविनिया को पुकारता है और उसे एक सौदे का प्रस्ताव देता है, जिससे वो हैरान होकर उसके प्रस्ताव पर सवाल उठाती है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो कहता है कि अगर लाविनिया डीमन किंग ऑफ लाइस के साथ अपना सौदा रद्द कर दे तो वो उसे अपने एक सींग की पेशकश करेगा। उसकी आंखों में देखते हुए वो डीमन किंग कोड की शपथ लेकर इस प्रस्ताव की गारंटी देता है।